चलो, कितने लोगों ने जहाँ तक अभी मैंने कराया अच्छे से समझ के दूसरी बुक में लिख भी लिया अच्छे से? वेरी गुड, ठीक है। रिवाइज करवाऊंगा। प्रोरेटा लास्ट टाइम लास्ट में किया था ना? प्रोरेटा और आई गेस कॉल्स एंड अरियर्स एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए, अभी प्रोरेटा में क्या था। प्रोरेटा में क्या था, हमारे पास मल्टीपल लोगों से रिक्वेस्ट आया था शेयर्स के लिए, बट हमारे पास उतने शेयर्स नहीं थे, तो हम सबको एक रेशियो में दे देते हैं शेयर्स। वो रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ देयर एप्लीकेशन वर्सेस अलॉटमेंट, जो हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी है वो। तो कैसे, वो एक सम के एग्जाम्पल से समझते हैं वापस से। 3322 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। हम इशू कितने शेयर्स करना चाहते हैं? एप्लीकेशंस कितने के आए हैं? अभी क्वेश्चन ऐसा कहता है, एप्लीकेंट्स ऑफ 40 शेयर्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट, 60 वर रिजेक्टेड एंड बैलेंस वर गिवन प्रोरेटा। क्या बोलता है? एप्लीकेशंस ऑफ 40 शेयर्स वर गिवन, 60 वर एंड बैलेंस वर गिवन। तो लॉजिकली सोचो, हमारे पास एप्लीकेशंस कितने हैं टोटल? 200 में से 40 को तो हमने पूरा 40 दिया, 60 को हमने ठेंगा दिया। कितने एप्लीकेंट्स बचे? 100 एप्लीकेंट्स बचे, राइट? हमारे पास 100 शेयर्स थे, 40 वालों को 40 दिया, 60 वालों को 0 दिया। अभी कितने शेयर्स बचे हैं? तो ये 100 वालों को हम 60 शेयर्स देंगे कि नहीं देंगे? तो वही हमने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में बनाया कि 200 एप्लीकेशंस में से पहली कैटेगरी हो गई फुल अलॉटमेंट, 40 के सामने 40, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है क्या? 40 मांगा, 40 मिल गया, कुछ कम ज्यादा नहीं है। सेकेंड कैटेगरी जिन्होंने 60 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उनको कितना दिया? तो उनके पूरे 60 का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा ही हो गया ना यार। वो क्या बोलेगा? मैंने 60 शेयर्स पे एप्लीकेशन के साथ कितना रुपया भरा है? 3 रुपया। आप मुझे वो 3 रुपया क्या करो, तो 60 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 180 रुपए वो क्या मांगेगा? रिफंड। सबको समझा? वही बोलेगा सर ये पैसा भी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लें, तो ये हो ही नहीं सकता भैया, ये पूरी कैटेगरी को रिजेक्ट कर दिया, इनका कुछ अलॉटमेंट है ही नहीं। थर्ड कैटेगरी में 100 एप्लीकेंट्स बचे, उनको कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 60। तो उनके कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हुए? अभी ना माइंड में इसको ग्रुप सोचने की बजाय हमेशा एक बंदा सोचोगे तो तुम्हारी सोच थोड़ी इजी हो जाएगी। तो इसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया था, समझो ये सर्वेश है। सर्वेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? सर्वेश को कितने शेयर्स मिले? कितने एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए? तो सर्वेश ने बोला ये 40, देखो जो 60 के सामने मुझे अलॉटमेंट मिल गया उसका कोई टेंशन, उसका एप्लीकेशन का पैसा आप रखो, बट बचे हुए 40 के सामने जो एप्लीकेशन का 3 रुपया मैंने भरा था वो आप मुझे वापस दो। ऐसा सर्वेश ने जाके मुकेश भाई को बोला। मुकेश भाई ने क्या बोला? भाई हाँ मैं मानता हूं तुझे हमसे 120 रुपया आज लेना है, बट जो 60 शेयर्स तुझे मिले हैं उस पे अगला इंस्टॉलमेंट 3 रुपया, माने 180 रुपया तुझे अभी भरना भी तो है। अरे हाँ है ना? जो शेयर्स नहीं मिले उसका पैसा वापस मांग रहा है, जायज बात है, बट जो शेयर्स मिले हैं उनका भी तो पैसा भरना है कि नहीं भरना है? तो वो 180 रुपया कौन भरेगा? मैं एक काम करता हूँ, वो 180 से 120 में से क्या कर लेता हूँ? एडजस्ट, जितना हो सकेगा। तो लकीली क्योंकि ये अमाउंट 180 से छोटा था, पूरा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा 120 में रख लूंगा फॉर अलॉटमेंट, हाँ है ना? अगर ये अमाउंट 120 वाला अमाउंट 180 से ज्यादा होता, समझो 200 होता, कितना होता? तो 180 तो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करता, अभी बचा हुआ 20 रुपया है या ना? उसका क्या करने का? तो या तो अगर क्वेश्चन में बोला हो तो उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्या करना पड़ेगा? ये वर्किंग समझा सबको? ये वर्किंग एक बार बन गया तो आप जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं। इसके बिना जर्नल एंट्रीज लिखने की कोशिश करेंगे आपका ऐसा मस्त पोपट हो जाएगा और बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि अभी यहाँ पे तो 150 नंबर है, आगे चल के वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी सिंपल सोचो, जब मैं एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तब कितने एप्लीकेशंस का पैसा आएगा, पे कितना रुपया आएगा? तो पहली एंट्री तो 600 रुपए की होएगी कि नहीं होएगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन को जितने से क्रेडिट किया हमेशा याद रखना उतने से क्या कर देंगे? डेबिट। उतने से ही क्या कर देंगे? अभी अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करना रहेगा। पहले हम जेन्युइनली कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, उस पे एप्लीकेशन का कितना रुपया है, तो 300 रुपया तो मेरा कैपिटल हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अरे हाँ या ना? वर्किंग नोट देखो, 180 रुपया क्या है? रिफंड है, तो उतने से मेरा बैंक का असेट, और 120 रुपया जो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं उसके लिए मैं लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ या ना? ये भी रिफंड कर रहा होता अगर ये भी 120 में क्या कर रहा होता रिफंड, तो टू बैंक 300 आ जाता। हाँ या ना? वैसे अलॉटमेंट में तो एडजस्ट होता ही है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। हाँ या ना? फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा 100 शेयर्स पे 3 रुपया, 300 रुपया मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? अरे हाँ या ना? 300 रुपया मांगा। आज भी क्रिकेट के लिए जा रहे हो? इसलिए तो आया ना आज क्लास। 300 रुपया मांगूंगा, 300 में से कितना ऑलरेडी मिल चुका है मुझे? क्या करना है देखो अभी उससे बात करके? देखो बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, गुड। गाइस मांगेंगे अलॉटमेंट में पूरा 300 रुपया, 120 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो बैलेंस कितना रिसीव होएगा? 180। ये 180 किसका है पता है? जिसको फुल अलॉटमेंट किया था 40 शेयर्स पे 3 रुपए, 120 उसका, और यहाँ का 180 में से 120 आ गया था, 60 बचा हुआ, मिला के कितना हो गया? 180। सबको समझा? पक्का? एक और चीज ध्यान देने वाली क्या है पता है? कभी कभार ना थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, सिर्फ समझना क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी ये मत बोलना अरे इतनी स्टूपिडिटी मैं नहीं कर सकता, हो जाती है कभी कभार एग्जाम में। समझो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मनी 120 नहीं, लेट्स से 250 है। कितना है? मैंने काफी बार बच्चों को ऐसा देखा है कि बोलते हैं 250 एक्स्ट्रा है, 100 शेयर्स पे 3 रुपया अलॉटमेंट का, 300 रुपया लेना है, तो 300 में से 250 एडजस्ट हो सकता है। ये सही है कि गलत है? क्यों? वो 40 शेयर्स तो मुकेश भाई के, उसका पैसा सर्वेश क्यों भरेगा? सर्वेश के शेयर्स तो सिर्फ कितने हैं, तो वो क्या बोलेगा? मेरे एक्स्ट्रा पैसे में से भैया मेरा ही एडजस्ट करो। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे पैसे से किसी और का एडजस्ट कर ले, ऐसा चलेगा क्या? समझ रहे हो? इसलिए मैंने बोला था इसको ना आप एक ग्रुप अज्यूम करने के बदले एक बंदा अज्यूम करो माइंड में, तो तुमको सोचने में आसानी होगी कि मेरे पैसे के बदले मुकेश भाई का पैसा है। जस्ट क्लियर है? तो जिस कैटेगरी में एक्स्ट्रा पैसा है उस कैटेगरी के कितने शेयर्स हैं वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आगे का तो सब सेम है। शुड वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट पार्ट, कॉल्स एंड अरियर्स। हो गया तेरा रिवीजन अच्छे से उसका? कॉल्स एंड अरियर्स देखिए, कॉल्स एंड अरियर्स मतलब क्या? अपन ने पैसा मांगा, एक सेकेंड, लास्ट ये 3 एंट्रीज नहीं समझी, बताएगा एक बार क्या नहीं समझा? अनम्यूट करके ईशान। सर 31 मार्च और ये 30 अप्रैल क्या वाली नहीं जो समझा एंट्रीज है उसमें? ना, वो तो कुछ तो बता। मतलब तू ऐसा बोल रहा है सर एंट्री 30 जीरो अप्रैल समझी है, में तो वो ये तो जो थोड़ी। सर 30 अप्रैल में जो वो 180 का अमाउंट आया ना, वो नहीं समझा। 180 का अमाउंट कैसे आया? देख अपन ने अलॉटमेंट पे कितना, अरे यार क्या म्यूट कर लेता है भाई, 2 मिनट रुक जा ना, मौत आ जाएगी क्या? यस सर, सॉरी। 300 रुपये अलॉटमेंट का चाहिए अपने को टोटल, यस क्योंकि सर। 100 शेयर्स है उस पर 3 रुपये, 300 रुपये। हाँ, यस सर। ऑलरेडी कितना कलेक्ट कर लिया अपन ने जो एप्लीकेशन के टाइम का एक्स्ट्रा था? 120। तो अभी कितना आएगा? 180। समझा? और इसमें क्या डाउट है? Okay, sir. अभी तेरे मन में शायद ये डाउट होगा, सर अगर 120 ऑलरेडी आ गया था तो हमने मांगा 300 क्यों? करेक्ट? यस सर। वो मांगते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे 120 क्रेडिट, यहाँ पे 180 क्रेडिट, तो डेबिट भी तो 300 कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना, कि वो उसको नेट ऑफ सेट में ऑफ जीरो हो करने के सके। लिए। हाँ ओके, उसको नेट ऑफ करने के लिए समझा। हाँ हाँ, इसीलिए सब जगह वो इक्वल करते हैं। समझा? ओके सर। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर किसी ने ऑनलाइन डाउट पूछा और मेरे कंक्लूड करने से पहले आपने म्यूट कर लिया, आई विल अज्यूम यू हैव गॉन, आई विल नॉट एंटरटेन दैट डाउट एनी फर्दर।
यू जस्ट रिमेंबर दिस एवरीवन। मेरे को बहुत, ये पता नहीं क्यों ये चीज़ मेरे को बहुत अनॉय करने लग गई है। क्या होता है फिर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं 1 मिनट रुकता हूँ उसके अनम्यूट करने के बोलने के लिए। आप सोचो आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप एक स्टेटमेंट बोलते हो, 10 सेकंड रुक के अनम्यूट करते हो, बोलते हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी मेरे को सिर्फ इस वजह से। चलिए, कॉल्स इन अरियर्स ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉल्स इन अरियर्स का क्या मतलब है? हमने पैसा मांगा, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। वही स्टोरी, 3 3 2 2 टोटल 10, करेक्ट। हम कितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं? डिमांड भी कितने की आई है? बट मिस्टर के, द होल्डर ऑफ 5 shares did not pay the allotment money and first call. एप्लीकेशन पे 1 सेकेंड, एप्लीकेशन पे डिफॉल्ट हो सकता है? 1 सेकेंड, एप्लीकेशन पे डिफॉल्ट हो सकता है? कल एप्लीकेशन पे डिफॉल्ट हो सकता है? शायद नहीं, कंफर्म बता क्यों? बैठो बैठो, जवाब सही है, नहीं हो सकता है, बट तेरे को रीज़न नहीं पता है भाई। तेरे को सिर्फ वो दोनों ने ना बोला तो तूने ना बोल दिया। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसके भरे बिना तो उसका प्रोसेस ही चालू नहीं होएगा, इट विल नॉट इवन कम इनटू एग्जिस्टेंस। चलिए, तो मिस्टर के ने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा, ठीक है। अभी 1 Jan को तो देयर वुड बी नो एंट्री जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, हाँ या ना। 29 Feb को एप्लीकेशन का पैसा आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी अभी तक हमने ऐसे ही सीखा था। फिर अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, 100 शेयर्स पे 3 रुपया, कितना रुपया मांगेंगे? और अब उसमें से आएगा कितना? 5 शेयर्स पे 3 रुपया, 15 रुपया नहीं आएगा। 300 में से 15 नहीं आएगा, मतलब कितना आएगा? तो बैंक में आएगा 285, कॉल्स इन अरियर्स में हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 300 टू शेयर अलॉटमेंट। सबको समझा? इसका एक ऑल्टरनेट तरीका क्या है? आप बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पास कर दो 285 है या ना। इससे अगर आप सेकेंड वाले में शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट इमेजिन करो तो उसमें पहले 300 रुपया डेबिट किया ये वाली एंट्री में, है या ना। फिर 285 क्रेडिट किया तो 15 रुपए का बैलेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही रह गया। सबको समझा? ये कौन सा बैलेंस है? और अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स बनाता हूं तो क्या होगा? यहां पे ये 285 के अलावा 15 रुपए और कॉल्स इन अरियर्स डेबिट हो जाएगा। ये अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली। और एक कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में जाएंगे जहां पे 15 रुपया डेबिट बैलेंस आ जाएगा। बात तो सेम है। डेबिट बैलेंस 15 रुपए का रहेगा क्योंकि हमें रिसीवेबल है शेयर होल्डर से, या तो वो शेयर अलॉटमेंट के नाम पे रहेगा या तो वो कॉल्स इन अरियर्स के नाम पे रहेगा। सबको समझा? वी फॉलो द फर्स्ट अप्रोच। उस बंदे का हाँ होएगा, आज सीखेंगे, ठीक है। फिर हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर, बोलिए। कहाँ बताएगा? जर्नल में बैलेंस कैसे बताएगा? वो तो लेजर में दिखेगा ही ना। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, हम क्या चीज का पैसा मांगेंगे? फर्स्ट कॉल का। 100 शेयर्स पे 2 रुपया 200। अब वो बंदा 5 शेयर्स पे 2 रुपया 10 रुपया नहीं भरेगा तो 190 आएगा कि नहीं आएगा? तो या तो एक ऑप्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 200, या बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 190 190। सेम लॉजिक हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना। आगे चल के अगर वो पैसे भर देता है तो अगर हमने कॉल्स इन अरियर्स किया है तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स, 15 रुपए यहाँ के, 10 रुपए यहाँ के, मिला के 25 रुपए आ गए। या दूसरी एंट्री क्या हो सकती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15 टू शेयर फर्स्ट कॉल 10, मिला के 25, हाँ या ना।
इजी और टफ? ठीक है, पैसे मांगने की वही एंट्री होगी। इसमें मैंने अजम्पशन ये लिया है कि उसने सेकंड कॉल से पहले पैसे भर दिए हैं, तो सेकंड कॉल की अब एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। डिपेंड ना क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि ये पैसा उससे पहले कलेक्ट हो गया तो वील अज्यूम कि वो आगे का भी भर देगा। सब क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, इसमें कोई अजम्पशन नहीं लेना है, चिंता मत करो। ठीक है, बताता हूँ। चलिए चले आगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस पर आएंगे कि कोई पैसे नहीं ही भरता है तो शेयर्स को फोरफीट करते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी इसको भी बताया, वो हम सीखेंगे। सब एक एक स्टेप बिल्ड करेंगे ना तो सही रहेगा ना। ठीक है, अभी कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस मैंने समझाया था क्या? नहीं। तो कॉल्स इन एडवांस के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत शांति से, बहुत ईजी है। ऑनलाइन वाले भी यहाँ तक अभी मेरे साथ हैं क्या? ठीक है, कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या है? सिंपल है यार, जैसे अरियर्स मतलब क्या था? ड्यू हो गया था, पैसा नहीं भरा था। एडवांस मतलब उसने ड्यू होने से पहले ही भर दिया। ड्यू होने से, कोई बोलेगा सर ऐसा कोई क्यों करेगा? तो यार समझो, कोई एक इंसान है, किसको एग्जाम्पल मिले, क्या नाम है भैया? निकुंज। समझो निकुंज बहुत बड़ा आदमी है, फॉरेन ट्रैवल कॉन्स्टेंटली करते रहता है। ठीक है, नॉन स्टॉप, कभी यूएस कभी यूके आना जाना लगा ही रहता है। उसने किसी कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब किया, उसको शेयर्स अलॉट हो गए। एप्लीकेशन का पैसा तो उसने भरा ही था, जैसे ही उसको न्यूज़ आई उसने अलॉटमेंट का भी पैसा भरने के लिए चेक बना दिया। अब उसको पता है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी कर सकती है, बट उसको अगले महीने जाना है, कहाँ जाना है? अफगानिस्तान। ठीक है, उसको अगले महीने अभी अफगानिस्तान जाना है। क्या काम के लिए, लेट्स नॉट डिस्कस। तो उसको अफगानिस्तान जाना है अगले महीने, और उसको पता है कि मैं 2-3-4 महीने शायद वहीं रहूँगा। आपको लगता है हम इसको लेटर तब फर्स्ट कॉल का पहुँचवा पाएंगे? हाँ, हम जाके इससे उधर पैसे निकलवा पाएंगे क्या? तो ये बोलता है कि एक काम करता हूँ मैं ना, ऑलरेडी कंपनी को एक शेयर पे 3 रुपया तो मैंने एप्लीकेशन पे भरा, 3 मैंने अलॉटमेंट पे भरा, 2 फर्स्ट कॉल का और 2 सेकेंड कॉल का, टोटल कितना रुपया हो गया? 4 रुपया में कंपनी को क्या दे देता हूँ? 4 रुपया पर शेयर इंटू जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, हाँ या ना? तो कंपनी क्या करेगी, वो 4 रुपया एक्स्ट्रा लेके रख लेगी, और जैसे जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू होएगा, सेकेंड कॉल ड्यू रहेगा, इस 4 रुपये में से एडजस्ट करती रहेगी। दैट्स इट, कुछ है कॉम्प्लिकेशन? अब बस इसको जर्नल एंट्रीज में कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, सबको एडवांस का लॉजिक समझा? निकुंज को बाहर जाना है तो वो पहले ही पैसे दे देता है आगे ड्यू होने वाले कॉल्स के लिए। समझ रहे हो सब लोग? ठीक है, वही एग्जाम्पल तो वही है अपने पास, और कुछ नहीं आता है। 3-3-2-2 टोटल 10। हम कितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं बच्चों? 100, और डिमांड भी कितने का आया? मिस्टर आर होल्डर ऑफ 5 शेयर्स पेड द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अलॉन्ग विद, तो अलॉटमेंट के साथ ही उसने फर्स्ट और सेकेंड कॉल का भी पैसा भर दिया। एंट्रीज क्या होंगी? सिंपल, 1 तारीख को नो एंट्री, 29 फरवरी को एप्लीकेशन का पैसा आएगा 100 शेयर्स पे 3 रुपया, 300 रुपया, ये तो सेम एंट्री है। सेकेंड वाली भी सेम है, कुछ चेंज है क्या? अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री भी क्या है? अब कॉम्प्लिकेशन कहां पे आएगा? जब हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होएगा, हाँ या ना? अलॉटमेंट पे 300 रुपया तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस निकुंज के या मिस्टर आर के कितने शेयर्स थे? 5 शेयर्स पे वो क्या बोलेगा? फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा भी मैं भर रहा हूं। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा था ना 5 शेयर्स पे फर्स्ट और सेकेंड कॉल, मतलब वो 4 रुपया एक्स्ट्रा भरेगा कि नहीं भरेगा? तो 5 शेयर्स पे 4 रुपीज माने कितना हो गया? तो 300 + 20 हमें कितने रुपए मिलेंगे आज? सबको समझ रहा है? अलॉटमेंट में हमने मांगा कितना, बट मिलेगा कितना? तो हमने एंट्री कैसे पास की? बैंक अकाउंट डेबिट 320, देख रहे हैं सब लोग? अरे हाँ या ना? कैलकुलेशन यहाँ पे है कि नहीं है?
टू शेयर अलॉटमेंट का कितना है उसमें से? जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है? कॉल्स इन एडवांस की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कंपनी पे लाइबिलिटी हो गई, पैसा आ गया है, बट अभी तक वो ड्यू हुआ इजी टफ। हमने मांगा 300 रुपया, हमें मिला 320 रुपया, जो एक्स्ट्रा है वो हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। चलूं आगे? अरे हाँ या ना? अभी हमने आगे चल के फर्स्ट कॉल मांगा, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर, मांगेंगे हम पूरा, बट 5 शेयर्स पे 2 रुपया, 10 रुपया ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आ चुका है? कोई बोलेगा सर 20 रुपया आ चुका है। अरे भाई 20 रुपया फर्स्ट और सेकंड कॉल का मिला के है। कोई बोलेगा नहीं सर कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर। अरे येड़े, वो आर का पैसा है, वो उसकी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से एडजस्ट होएगा कि नहीं होएगा? बकवास बात करते हो। चलो आगे चलते हैं। तो 200 रुपए जो हम मांग रहे हैं उसमें से 10 रुपए हमको पहले ही मिल चुका है, तो अभी कितना मिलेगा? 190 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एंट्री क्या होगी? सिंपल, बैंक में आएगा कितना, बट अभी हमने शेयर फर्स्ट कॉल का असेट कितने से बढ़ाया, तो वो असेट हमको कितने से कम करना पड़ेगा? तो सामने हमारी एक लाइबिलिटी कॉल्स इन एडवांस की क्या हो जाएगी? कम, 10 रुपए से। एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट 190, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 है या ना? हमने पहले जब एक्स्ट्रा पैसा आया था तब लाइबिलिटी क्रिएट की, अब जब उसमें से कुछ पार्ट ड्यू हो गया तो वो लाइबिलिटी कम कर दी। अब आगे चल के सेकेंड कॉल का पैसा मांगेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, वापस से आएगा कितना? कॉल्स इन एडवांस की लाइबिलिटी कितने से कम हो जाएगी? 10 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 200। इजी टफ? पक्का? सब लोग सोच के बता दीजिए अच्छे से। आपके पास पीडीएफ है, उसमें एक बार कॉल्स इन एडवांस की सारी एंट्रीज पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉल्स इन एडवांस आज ही किया ना अभी हमने। कॉल्स इन एडवांस, क्या शर्म आ रहा है उसको देख के? योर प्रॉब्लम, उसको देख के ऐसे। अरे जो करना है ब्रेक में करो यार, मॉडर्न जमाना है, तुम फ्री हो बट क्लासरूम में। ऑनलाइन वालों को भी समझाए क्या सब? एक बार कॉल्स इन एडवांस में शॉर्ट में रिविजिट भी कर लेता हूं, सब लोग फिर चाहिए तो देख लीजिए। सिंपल है, सामने वाला एक्स्ट्रा पैसे भर रहा है फर्स्ट और सेकंड कॉल के एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन की एंट्रीज में कुछ कॉम्प्लिकेशन, अलॉटमेंट का पैसा मांगने में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन। बस जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो जो 300 रुपये हमने मांगा है उसके बदले कितना आएगा? 320, क्योंकि उसके 5 शेयर्स जो मिस्टर आर के हैं उस पे आगे का 2 रुपया यानी 4 रुपया, मतलब 20 रुपया वो एक्स्ट्रा भरेगा। तो 320 रुपया आया, बट अलॉटमेंट का तो 300 था, तो यहाँ पे हमने 20 रुपये की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बढ़ा ली। करेक्ट? फिर हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, पूरा मांगेंगे, और फिर बट रिसीव कितना होएगा? 190, 10 रुपये की लाइबिलिटी वहाँ पे एडजस्ट कर दी। करेक्ट? फिर सेकेंड कॉल का 200 रुपया मांगा, वापस से रिसीव 190 किया और 10 रुपये की लाइबिलिटी वहाँ पे भी एडजस्ट कर दी। तो पहले कॉल्स इन एडवांस को 20 रुपये से क्रेडिट किया था, फिर 10 रुपये से डेबिट किया, फिर 10 रुपये से डेबिट किया, एंड में क्या हो गया? सबको समझा? बात तो वही रह गई कि नहीं रह गई? चलिए जल्दी से। करो करो, रिवाइज करो, टाइम पास मत करो। चलिए आगे बढ़े। नोट्स आप एंड में ही लिख लीजिएगा पिछली बार की तरह। रादर लेट अस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अभी तो आपके पास आई बिलीव 3 दिन की छुट्टी भी रहेगी, मतलब कल का टेस्ट है, उसके बाद तो आप 3 दिन की छुट्टी है। रेकमेंड करूँगा 1 दिन एंजॉय कर लीजिए अगर आपका कॉलेज मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो, बट उसके अलावा 2 दिन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी ही चाहिए। काफ़ी बेशर्म लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया 3 दिन एंजॉय करने का। आई एम ओके, मेरे को अरे क्या जाने वाला है मेरा 3 दिन, क्या मैं तो बोलता हूँ उसके बाद के 3 साल टाइम पास करो, इट्स ओके। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रो रेटा अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। वही एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे 2-2, ठीक है, टोटल 10 रुपया हो गया। इस बार हम इशू कितने शेयर्स करना चाहते हैं, बट एप्लीकेशन कितने का आया है, समझो क्वेश्चन में वही बोला है कि 40 वर गिवन फुल अलॉटमेंट, 60 वर रिजेक्टेड एंड बैलेंस वर गिवन प्रो रेटा। तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी नंबर 1, 40 के सामने 40, कुछ भी एक्स्ट्रा है तो एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इनका कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास नहीं है। 60 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितना मिला, तो इसके 60 शेयर्स पे 3 रुपए, 180 रुपया कंपनी के पास एक्स्ट्रा है जो कंपनी को क्या करना पड़ेगा। डू यू गाइस अग्री? अभी 250 में से 40 एप्लीकेशंस तो फुल अलॉटमेंट वाले, 60 रिजेक्शन वाले, कितने बचे हमारे पास शेयर्स कितने थे, 40 इनको दे दिए, 0 इनको दे दिए, शेयर्स कितने बचे। डू यू गाइस अग्री? तो प्रोरेटा कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर 3 में 150 के सामने कितना दिया जाएगा, ये बात सबको एस्टैब्लिश्ड है अच्छे से। तो इनके कितने एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए, उस पे इन बेचारों ने 3 रुपए के हिसाब से कितना रुपया भर दिया है, 270। बट इनका अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ कितना है, क्योंकि इनको मिले तो 60 ही है, उस पे 3 रुपया, यानी इनसे हमें अलॉटमेंट पे कितना लेना है, तो एक्स्ट्रा और फर्दर एक्स्ट्रा कितना हो गया, कितना हो गया, जिसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, क्या है पहला, इफ और ओनली इफ। ये सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ है आपको, हाँ ये आपको सिखाया हुआ है, बस इसकी एंट्रीज अभी करवाऊंगा। सबको समझा है पक्का? एक बार शांति से वर्किंग नोट गो थ्रू करके मेरे को बताओ कुछ डिफिकल्टीज हैं तो। we have already done this guys, this should not be a challenge, but still go through once, फिर एंट्रीज करते हैं। रिमोट है, ले लो ना रिमोट, कर लो ना प्लीज, यहां वाला मत छेड़ना, भगवान की जैसे अच्छा चल रहा है। सिर्फ फ्लैप करना था, तूने वो क्यों किया। इसमें क्या नहीं समझ रहा, ये तो किया हुआ है, 100 शेयर्स इशू करना चाहते हैं, डिमांड आया है 250 का, 40 को फुल अलॉटमेंट किया जैसा क्वेश्चन में बोला है, 60 को रिजेक्ट किया, बैलेंस 150 के सामने कितने शेयर्स बचे, 60, तो उनके 90 एक्स्ट्रा हो गए, 150 माइनस 60, उस पर 3 रुपया जो उन्होंने भरा है दैट इज 270, उसमें से 180 तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनका 180 अलॉटमेंट मनी है, बैलेंस 90 हम उनको या तो रिफंड करेंगे या तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में बोला है या नहीं। क्या डाउट है इसमें, को समझा ही नहीं है, तो हम पिछले सम में ही कर चुके थे। एक्स्ट्रा मनी इज ऑफ दोज हु डिड नॉट गेट द अलॉटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट विहान, वो उन शेयर्स का है जो अलॉट नहीं हुए, या वो एप्लीकेशंस हैं जिसके सामने शेयर्स नहीं मिले, क्योंकि एक बंदे को ऐसा हो सकता है प्रोरेटा में, जैसे अभी प्रोरेटा में विहान है, 150 के सामने 60 तो मिला है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकता है कि कुछ भी नहीं मिला है। सेकेंड कैटेगरी के एक्स्ट्रा मनी वही है जिसको कुछ भी नहीं मिला है, बट थर्ड कैटेगरी में प्रोरेटा भी तो है, समझा। बट इन अ वे दिस इज फॉर दो शेयर्स विच वर एप्लीकेशन जिसके सामने शेयर्स नहीं क्रेडिट हुए। बोलिए। तो यस सर, बट जो 90 लोगों को शेयर्स नहीं मिले, सपोज लेट्स अज्यूम कि 150 अलग अलग लोगों ने एक एक शेयर के बट लिए। भाई मैं यही तुमको फर्स्ट, एक सेकेंड अभी सब लोग शांत हो जाइए मैं फर्स्ट डे से तुमको यही बोल रहा हूं, प्रो रेटा में तू ऐसा मान के चल एक ही इंसान है, क्योंकि ये सोचना कि प्रो रेटा में 150 लोग हैं, भाई अगर 150 लोग होंगे तो प्रो रेटा हो ही नहीं पाएगा ना यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। प्रो रेटा तभी हो सकता है जब एटलीस्ट सेट ऑफ लोगों के पास कुछ बड़े बड़े लॉट्स हैं।
ऐसा हो ही नहीं सकता 150 लोग हैं, या तो 150 लोग हैं तो सबने एक एक शेयर के लिए अप्लाई किया, तो मैं सबको 0.6 कैसे दे सकता हूं, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट में नहीं दे सकता। तो यू हैव टू अज्यूम इन योर माइंड कि ये एक ही बंदा है जिसको 150 के सामने 60 मिला है। रियलिटी में कैसा होता है, तू ऐसा समझ, ये 150 के सामने 10 लोग रहेंगे, जिसने 15-15 का एक लॉट अप्लाई किया है, तो टोटल कितना हो गया 150, और उसके सामने हम उन हर 10 लोगों को 6-6 शेयर्स दे देंगे, मतलब 60। ऐसे होता है प्रोरेटा, समझा? ये अज्यूम करना कि 150 लोग है, एक एक शेयर का एप्लीकेशन है, तो वेरी स्टूपिड, वो तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उनको कैसे दे पाऊंगा 0.4 0.4 0.4 का शेयर, वो तो मानो ही नहीं। फर्स्ट डे से क्या बोला इसमें, अज्यूम क्या करो, एक ही इंसान है, तो वरना वो डाउट ही पैदा होते रहेगा, अरे मैं इसका पैसा उससे एडजस्ट कर रहा हूं, इसका पैसा उससे एडजस्ट कर रहा हूं। समझा सब लोग को? हाँ, या तो फिर अज्यूम कर रहे हो तो कुछ ऐसा रैशनल नंबर अज्यूम करो माइंड में, बट इतना करना ही क्यों है ना यार। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलें आगे। लेट अस सी हाउ द जर्नल एंट्रीज विल बी। अभी एप्लीकेशंस कितने शेयर्स का आया है, इनटू कितना रुपया, तो अपने को बैंक में कितना रुपया आएगा। डू यू गाइज अग्री विद दिस एंट्री? क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 750 750। एवरीवन इज अलाइंड विद दिस एंट्री? अरे हाँ या ना? शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ है हमेशा उतने से ही क्या होता है, अरे यार क्या हो रहा है यार, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही क्या हो जाएगा, उतने से क्या हो जाएगा डेबिट। हम जेन्यून कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, इंटू 300 कहां चले जाएगा। हम कितना पैसा रिफंड कर रहे हैं, 180 जो रिजेक्टेड कैटेगरी है उसका, तो वो 2 बैंक में चले जाएगा, हाँ या ना। 180 हम किस में एडजस्ट कर रहे हैं, और जो 90 है इसमें मैंने सेकेंड वाला सिनारियो अज्यूम किया है, वेर इन द क्वेश्चन अलाउज एडजस्टिंग इट फॉर कॉल्स, हाँ या ना। मैंने अजम्पशन कौन सी कैटेगरी का लिया है, सेकेंड। मैंने 2 लिखे थे, जो एक्स्ट्रा पैसा है आफ्टर एडजस्टिंग अलॉटमेंट, या तो वो रिफंड करना पड़ेगा या तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट। तो हम पहले बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने को क्वेश्चन अलाउ कर रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 कॉल्स इन एडवांस। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते बस, मतलब ऑनेस्टली इसमें कोई लॉजिक सर पैर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड वे जो फॉलो होता है सब वही करते हैं, दैट्स इट। मतलब देख वो सारी चीजें काफी बार आपका मन लाइफ में करेगा, ये चीज तो मैं ऐसे लिखूं ज्यादा समझ है, बट क्या होता है अकाउंट्स को स्टैंडर्डाइज इसलिए किया जाता है कि हर व्यक्ति एक ही चीज समझे। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरे हिसाब से तो असेट्स को लेफ्ट साइड पे लिखना चाहिए, लाइबिलिटीज को राइट, सब कुछ फैंसी हो जाएगा, जस्ट टू अवॉइड ये सबके मन की हसरतें। हमने इसको क्या कर रखा है, स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना। अब ये वाली जो चीज तू बोल रही है इसमें तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया तो हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा, हार्डली, बट जैसा टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है अपन फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। एकदम ऑनेस्टली तू शेयर फर्स्ट कॉल लिख देगी, धरती पे एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ का कोर्स थोड़ा भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए शुड आई मूव फॉरवर्ड। इसमें मैंने क्या कहा आपसे, सेकेंड वाला सिनारियो लिया है, रिफंड वाला सिनारियो भी बाजू में एंट्रीज लिखी है, मैं बाद में ही करवा देता हूं, फिर कंफ्यूजन होएगा नहीं तो, है ना। अभी फिर हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 300 अलॉटमेंट में से 180 तो आ चुका था कि नहीं आ चुका था, अरे हाँ या ना, तो अब कितना आ जाएगा 120। फिर हम किसका पैसा मांगेंगे, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया मांगेंगे 200 में से कितना आ चुका है, तो 110 बचा के नहीं बचा। और एक काम करना, ये ऐसा करने से पहले एक बार चेक कर लेना इस कैटेगरी का फर्स्ट कॉल 90 से ज्यादा है या, अगर हो सोचो इनका फर्स्ट कॉल सिर्फ 80 रुपया होता तो 80 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होता, 10 रुपया किस में एडजस्ट होता, सेकेंड कॉल में, हाँ या ना। बट ये कैटेगरी के 60 शेयर्स हैं, उस पे 2 रुपया 120 रुपया है कि नहीं है, सब समझ रहे हैं।
प्रो रेटा कैटेगरी में मिस्टर सर्वेश के कितने शेयर्स हैं? 60, तो उनको ₹2 120 भरना है ना, तो उसमें से 90 एडजस्ट हो सकता है, तो सब कुछ फर्स्ट कॉल में ही एडजस्ट हो गया। सबको समझा? हाँ, चलूं आगे? बस कुछ नहीं, फिर तो सेकेंड कॉल का पैसा मांगेंगे, वो रिसीव हो जाएगा। इजी टफ। एक बार कॉल्स में एडजस्ट करने की परमिशन दी तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल सब में एडजस्ट कर सकता है। समझा? उसके बाद भी एक्स्ट्रा है तो रिफंड कर दे। इजी। ये चेंज कैसे होगा सिनारियो? अगर हम रिफंड करते हैं, क्या करते हैं? आएगा तो वही 750, शेयर एप्लीकेशन 750 से क्या हो जाएगा? डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना होगा? अभी ये एंट्री में से फर्क क्या पड़ जाएगा? यहां पे हम 180 रिफंड कर रहे थे रिजेक्टेड कैटेगरी का, और 90 कहां ट्रांसफर कर रहे थे? अभी वो 90 भी रिफंड हो जाएगा कि नहीं? तो 180 प्लस 90 रिफंड का कितना आ जाएगा अमाउंट? 270, और बाकी शेयर अलॉटमेंट 180 रहेगा। क्वेश्चन में अलॉटमेंट का एडजस्ट करना है कि नहीं करना है, उसकी परमिशन सीक करने की आवश्यकता। अलॉटमेंट में से एडजस्ट करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है? फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में एडजस्ट करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन अलाउ करता है या नहीं। चलें आगे। फिर हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, 120 रुपये आएगा। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। अब क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कॉल का पैसा तो रिफंड कर दिया था, फर्स्ट कॉल में पूरा 200 रुपये रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे, और सेकेंड कॉल का भी पूरा 200 रुपये रिसीव करेंगे। समझ रहा है सबको? सर हम पूरा शेयर अलॉटमेंट में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस वाला है। गलत, एकदम गलत सवाल, एब्सोल्युटली गलत। हम अलॉटमेंट में इससे ज़्यादा इसीलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अलॉटमेंट में उससे ज़्यादा स्कोप ही नहीं है। 60 शेयर्स पे इस थर्ड कैटेगरी को ₹3, अलॉटमेंट का भरना ही 180 है। मैंने अभी समझाया था, एक कैटेगरी का पैसा दूसरी कैटेगरी के अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये कैटेगरी वालों को 60 ही शेयर्स मिले हैं, एक्स्ट्रा पैसा पूरा इनका है, तो 60 में से 3, इसका अलॉटमेंट का पैसा ही 180 है। ये थोड़ी ना फुल अलॉटमेंट वालों का पैसा भरेगा। तू बोलेगा सर अलॉटमेंट का पैसा तो 300 है तो 270 उसमें से एडजस्ट कर दो। दिस इज अ क्राइम। सही है क्या ये? अभी समझाया था ना ये। यही मैं कहना चाहता था, तुम समझो, ये कैटेगरी का पैसा सिर्फ ये कैटेगरी में एडजस्ट हो सकता है। मेरे को इससे 200 रुपए लेने हैं, इसको 500 रुपए देने, ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या मैं? कि छोड़ो एक साइड इधर उधर करके कर दूं, जब तक वो लोग अग्री नहीं करेंगे कि हाँ हम आपस में देख लेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। यहां पे 270 एक्स्ट्रा है। वापस से बोल रहा हूं, माइंड में ये मत सोचो अलॉटमेंट का तो 300 है, 270 एडजस्ट हो सकता है। इज दैट ट्रू? व्हाट इज द अलॉटमेंट मनी ऑफ दिस कैटेगरी? 180, तो 270 में से 180 ही एडजस्ट हो पाएगा। हमने पूरा एडजस्ट किया। गलती से भी ये मत सोचना अरे सर ये तो कॉल्स इन एडवांस करना था इसलिए आपने लिमिटेड एडजस्ट किया। नहीं भाई, मैंने पूरा एडजस्ट किया। वो खत्म करने के बाद ही मैंने फिर एक्स्ट्रा पैसा बचा तो कॉल्स में डाला। समझा सबको? या रिफंड किया, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। सबको क्लियर है? मैंने जो कहा था वही हुआ। वो डाउट आता है, और वो एक बच्चे को नहीं, वो सबको आएगा एक स्टेज पे। बट आपको फिर कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखना है। कसम से बोलता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स की तो जितनी भी वीडियो है ना, एटलीस्ट थियरी की, जैसे एक पिछले लेक्चर की, एक आज की, 2-3 बार देख लेना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सीए फाउंडेशन के लिए 4 से 5 टॉपिक है जिसका पूरा बेस इशू ऑफ शेयर्स है, और 4 से 5 टॉपिक ही है जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है। वो 4 से 5 टॉपिक आज से पहले सीए इंटर में हुआ करते थे। उसमें से 2 टॉपिक सीए फाउंडेशन में थे, और 2-3 टॉपिक सीए इंटर के थे। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, एज ए टीचर अगर मेरे से पूछो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ पे होता है, तो बच्चों को वही टॉपिक्स में होता है, क्योंकि सीए इंटर के टॉपिक्स नए नए फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस किए हैं 1 साल से। तो प्लीज़ उसमें हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स को एकदम जान डाल के पढ़ो। ये मैं अभी बोलने तो लग ही गया हूँ हर टॉपिक के लिए, बट आप लोग तो फॉलो तो नहीं कर रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई इसके लिए भी नहीं करेगा। बट ठीक है, चलिए सबको समझा है। एक बार जल्दी से अपने पीडीएफ से गो थ्रू कर लीजिए इस पार्ट को, और फिर हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज शेयर फॉर फीचर।
चलिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जब से मैंने सिखाना स्टार्ट किया है, कुछ पापी दुष्ट बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे, सर अगर नहीं भरेंगे तो क्या, नहीं भरेंगे तो क्या। इनके मन में ही लालच है, इनको आगे चल के करना ही ये सब है कि अप्लाई करके पैसा नहीं भरना है। ये सीए कर ही इसलिए रहे हैं, किसी ने बोला था कि स्कैम करने का मौका मिलता है। झोल करना ही इनकी जीवन का मकसद लग रहा है। क्या हुआ ये मकसद पे? कुछ गलत बोला मैं? तो इन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता है, सब चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स आगे की नहीं भरेंगे तो कंपनी आपका शेयर्स क्या कर लेगी? फोरफिट मतलब कैंसिल, सिंपल भाषा में क्या कर देगी? एक सेकेंड दीजिए। कैंसिल कर देगी। अभी क्या होगा उसमें ध्यान से देखिए, सिंपल है। पहले तो तुमको अभी तक की जर्नल एंट्रीज का थोड़ा अच्छा कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे माइंड में। तुमने अगर देखा रहेगा, जब भी हम पैसा मांगते हैं, एक्सेप्ट फॉर एप्लीकेशन, एक्सेप्ट फॉर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल में जब भी हम पैसा मांगते हैं तब पहले कैपिटल क्रेडिट होता है, फिर पैसा रिसीव होता है। क्या मतलब? शेयर अलॉटमेंट की पहले एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर होती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल में एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर, फिर होती है। तो काफी बार ऐसा होता है, काफी बार क्या, हर बार ही ऐसा होता है एप्लीकेशन के अलावा, कि कैपिटल में पहले हम क्रेडिट कर देते हैं और फिर पैसा आता है। तो अगर पैसा बाद में नहीं भी आया तो हमने कैपिटल का बैलेंस तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर सामने वाला पैसा नहीं भर रहा है तो कैपिटल का बैलेंस कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वहां पे दो एग्जांपल्स दिए, एकदम बढ़िया एग्जांपल्स हैं। ये चैप्टर के लिए भी मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से मैं थियरी लिखाता हूं, मैं जेन्युइनली मानता हूं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, इससे बेटर इस चैप्टर का आपको नहीं मिलेगा। 2 दिन अपन ने, आप सोचो कल का तो चलो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था लास्ट लेक्चर का, बट वी आर जस्ट स्टडिंग 2 days में कंप्लीटली थियरी। आज भी मुझे नहीं लगता मैं सम्स ज़्यादा स्टार्ट कर पाऊंगा, या हार्डली कुछ। और मेरा इंटेंशन भी वही था कि अभी 2-3 दिन का छुट्टी है तो मे बी पहले थियरी खत्म कर लेते हैं कि बच्चे वो अच्छे से पढ़ पाए। इवन इफ वी स्टार्ट विद सम दैट विल बी वेरी बेसिक सम्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है अभी यहाँ पे। ये वाला पार्ट पहले देखिए, देख रहे हैं सब लोग? यहाँ पे एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, सेकेंड कॉल पे 2 है। अलॉटमेंट के साथ 1 रुपए का क्या है? तो इशू प्राइस टोटल कितना है बच्चों? सब अग्री करते हैं? अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसके सिनारियोज बनाए। ये 1 थोड़ा सा राइट में दिख रहा है, वो एक्सेल में राइट हैंड साइड होता है ना, वो हो जाता है। ये है 1, ये है 2। जैसे सिनारियो 1, सिनारियो 1 में बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा भरा, अलॉटमेंट का भरा क्या, फर्स्ट कॉल का भरा क्या, और सेकेंड कॉल होने से पहले ये जो लाइन ड्रॉ की है ना फर्स्ट और सेकेंड कॉल के बीच में, उसका ये मतलब है हमने सेकेंड कॉल होने से पहले ही उसके शेयर्स को जब्त कर लिया। क्या कर लिया? समझे सब लोग? मैंने सोचा, मैंने इसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मौका दिया, फर्स्ट कॉल पे मौका दिया, अब नहीं कर रहा है तो मैं सेकेंड कॉल करने से पहले इसके शेयर्स को क्या कर लेता हूं? फोरफिट। दूसरा सिनेरियो में उसने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल, तो भी हमने सेकेंड कॉल से पहले उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। कितनी मोहलत देनी है वो कंपनी के हाथ में। ऐसा जरूरी नहीं है 2 इंस्टॉलमेंट के लिए हम वेट करेंगे, है ना? सबका अपना अपना होता है ना यार, अपने हिसाब से। अगर मेरा इससे एक बार झगड़ा हो जाएगा, मेरा मन रहेगा तो मैं इससे नहीं बात करूंगा लाइफ में। कई लोग 2-3 बार तक का मौका देते हैं, बेवकूफ लोग। मतलब एक बार नहीं जम रहा है, भाड़ में जाए, आगे बढ़ो ना। तो यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या यार कहां से कहा, वो तो कुछ झगड़ा भी नहीं है। चलो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा उसने सेकेंड सिनेरियो में,
फर्स्ट कॉल नहीं भरा और सेकंड कॉल होने से पहले ही हमने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। डाउट क्या है? मतलब इसने फर्स्ट कॉल अगर अनपेड होगा तो फिर फोरफिट हुआ ना सर? ऐसा नहीं है भाई, ये एग्जाम्पल है। कोई कंपनी ऐसा भी कर सकती है, एप्लीकेशन भरा सामने वाले ने, अलॉटमेंट नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, सेकंड कॉल नहीं भरा, फिर फोरफिट करेगी। फोरफिट करने का स्टेज क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, स्टैंडर्ड नहीं है भाई। आप समझ रहे हैं? यहां पे मैंने एग्जाम्पल में, दोनों एग्जाम्पल में क्या लिया है कि उसने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर लिया। समझा सबको? सबको समझा? इज देयर एनी फिक्स स्टेज ऑफ फोरफीचर? कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, इमीडिएट 4 दिन बाद भी फोरफिट कर सकती है। कंपनी का कॉल है। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अभी फोरफीचर की एंट्री क्या होगी वो देखो, सिंपल है। अगर हम किसी के शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं तो हमारी कंपनी का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी तक हमने क्रेडिट करके कैपिटल बढ़ाया था, अभी कम करने के लिए क्या करेंगे? अभी क्या होता है ना, किसी के शेयर्स फोरफिट होते हैं तो उसका पूरा बैलेंस जीरो कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जो पैसा नहीं भरा है वो कैंसिल होएगा, पूरा पैसा उसका कैंसिल हो जाएगा और जो उसने आज तक भरा था वो भी हम जब्त कर लेंगे। कुछ रिफंड नहीं देते हैं। समझा क्या? लग गई ना वाट उन सब लोगों की जो सोच रहे थे हम ये झोल करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा भरो, रणवीर तो देखो कितना दुखी हो गया, वो बोल रहा है मैं तो सर आधा करियर इस पे प्लान कर रहा था। ऐसे चलेगा क्या? पैसा जब्त कर लेंगे, पहला भरा हुआ भी। समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार। क्या लिखा है? क्यों लिखा है यहाँ पे? हम उसको डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि अभी अगर मैं किसी के शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं तो जितना भी उसको मैंने क्रेडिट किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्रेडिट किससे करते हैं हमेशा? फेस वैल्यू से। किससे क्रेडिट करते हैं? तो जितना भी फेस वैल्यू अभी तक क्रेडिट किया है उस व्यक्ति के नाम पे, उतने से मैं डेबिट कर दूंगा। हाँ या ना? सिनेरियो 1 में देखो तो हमने क्रेडिट कितना कितना किया है? 3 3 2। हाँ या ना? सेकेंड कॉल तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो सेकेंड कॉल हुआ नहीं है तो शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल एंट्री अभी तक हुई। सब मानते हैं ये बात? हमने उसके कैपिटल में क्रेडिट अभी तक कितना किया है? 8 रुपया, तो हम 8 रुपए से डेबिट कर देंगे। हाँ या ना? इजी टफ? पक्का? ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द ब्रैकेट में क्या लिखा है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार। सरवाना समझ लो। सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो हम एक्स्ट्रा पैसा लेते थे, जो हमारी इनकम थी, अब अगर वो पैसा नहीं भर रहा है तो वो इनकम को भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। इनकम को क्रेडिट करते थे, अभी रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। बट ब्रैकेट में क्या लिखा है? इफ नॉट रिसीव्ड। अगर उसने भर दिया होता तो वो मैं अलग से पड़े रहने देता प्रीमियम में, बट अगर नहीं भरा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? डेबिट। सब समझ रहे हैं? हाँ, डेबिट क्यों? क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई ना, पैसा आया ही नहीं। इफ नॉट रिसीव्ड, इफ मनी इज नॉट रिसीव्ड, तो फिर कुछ नहीं, तो कुछ डेबिट करने की जरूरत नहीं है। लिखा है ना इसलिए इफ नॉट रिसीव्ड। वो सेकंड सिनेरियो में समझाऊंगा। फर्स्ट सिनेरियो में उसने प्रीमियम का पैसा भरा है क्या? क्योंकि उसका अलॉटमेंट का पैसा क्या है? अनपेड है, और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था कि नहीं था? तो अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा तो उसने प्रीमियम का भी पैसा, तो 1 रुपए से डेबिट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जो प्रीमियम है, प्रीमियम की इनकम हमने क्या कर दी? रिवर्स, क्योंकि वो पैसा हमें मिला ही नहीं। प्लीज बताइए सबको समझा या नहीं समझा? जितना आज तक कैपिटल क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या करेंगे? अभी जो कॉल्स इन अरियर्स का असेट है वो क्या हो जाएगा? कम। कॉल्स इन अरियर्स का असेट क्यों कम हो जाएगा? अगर हम किसी के शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में पैसे भरेगा क्या? अगर हम किसी के शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो पैसे भरेगा क्या आगे? वो क्या बोलेगा? अब तो तुमने मेरे शेयर्स कैंसिल कर दिया, अब मैं क्यों भरूं? तो हमने जितना भी रिसीवेबल था किसमें दिखाया था? कॉल्स इन। अब वो असेट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि उस असेट के सामने अब पैसे आने वाले। तो कॉल्स इन अरियर्स का असेट कम करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इजी टफ? इजी। अभी यहां पे पहले सिनारियो में कौन बच्चा मुझे सोच के बताएगा कॉल्स इन अरियर्स कितना है? इन द फर्स्ट एग्जाम्पल
without looking at the final answer, can someone tell me what is the calls in arrears? What would be the calls in arrears? 6 कैसे? 4 allotment, 2 फर्स्ट कॉल. जो अनपेड है वही कॉल्स इन अरियर्स होगा कि नहीं होगा? 4 + 2 6 रुपीज का असेट हमने क्या कर दिया? कम. सबको समझा? अब इस 6 में वो 1 रुपी का प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. कॉल्स इन अरियर्स मतलब पैसा कितना नहीं आया है, चाहे फेस वैल्यू की तरफ हो चाहे प्रीमियम, उससे फर्क पड़ता. शुड वी मूव फॉरवर्ड? चलें आगे. 2 शेयर फॉरफीचर भी एक प्रकार की इनकम है. इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट. यू कैन टेक दिस एज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द जर्नल एंट्री. मतलब हमने सामने वाले का 3 रुपया हड़प लिया. हमने सामने वाले का कितना रुपया हड़प लिया? हमारी इनकम हो गई, इसलिए क्रेडिट. या तो बैलेंसिंग फिगर लो, या दूसरा तरीका क्या है? टू चेक आज तक उसने कितना पैसा भरा है, कितना रुपया भरा है, तो हड़पा 3 रुपया, 3 रुपया इनकम हो गई. करेक्ट और नॉट? और ब्रैकेट में मैंने यहां पे क्या लिखा है? फेस वैल्यू फॉरफिटेड. क्या लिखा है? अगर उसने कुछ प्रीमियम का पैसा भरा होता, किसका पैसा भरा होता, तो यहां पे काउंट सिर्फ ये देखने का कि उसने फेस वैल्यू के टुवर्ड्स कितना पेमेंट किया है. 3 रुपया किया है तो यहां पे 3 रुपया आ जाएगा. क्यों नहीं आएगा प्रीमियम वाला पैसा? क्यों? अगर उसने प्रीमियम भरा है तो मैंने प्रीमियम ऊपर डेबिट किया नहीं है, उसको रिवर्स ही नहीं किया, वो अलग से इनकम में बैठा होगा, है ना? इन द नेम ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. सबको पहला सिनेरियो समझा? शुड वी गो अहेड टू द सेकंड सिनेरियो? अरे हाँ या ना? सेकंड सिनेरियो पे फोकस करते हैं. यही सब लॉजिक के साथ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर वुड बी द पेड अमाउंट, राइट? यस, पेड अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, नॉट प्रीमियम. इज इट क्लियर? यस. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार. फेस वैल्यू कॉल्ड अप तो अभी भी कितना रुपया है? 8, क्योंकि हम सेकेंड कॉल से पहले फॉरफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? इन द सेकेंड सिनेरियो उसने अलॉटमेंट का पैसा भरा है कि नहीं भरा है? तो उसने प्रीमियम का भी पैसा, तो हमको प्रीमियम रिवर्स करने की आवश्यकता. सबको समझा? 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा? सिर्फ 2 रुपया. जो फर्स्ट कॉल उसका भरना. 8 + 0 - 2 बैलेंसिंग फिगर कितना मिला? 6. कोई बोलेगा 6 कहां से आया? तो 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट. कोई बोलेगा बट अलॉटमेंट पे जो 4 रुपया भरा है वो 1 रुपया क्या चीज का है? प्रीमियम. मैंने क्या यहां पे लिखा है ब्रैकेट में? तो तुम यही देखो कि उसने फेस वैल्यू का कितना पैसा भरा है, जो अब हम उसे रिफंड करने वाले नहीं है. प्लीज बताइए, सबको समझा? फेस वैल्यू का तो 6 रुपया है कि नहीं है? कोई बोलेगा सर बट वो 1 रुपया भी तो हमारी कमाई हुई है. तो वो कमाई सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे बैठी है ना यार. सिक्योरिटीज प्रीमियम में रिवर्स कहाँ किया वो 1 रुपए का? समझ रहे हैं सब लोग? प्लीज बताइए, सबको अच्छे से समझा है? ये जो ब्रैकेट में चीजें लिखी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पूरा लर्न कर लोगे ना तो तुमको फॉरफीचर की किसी एंट्री में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, इसको शांति से लर्न कर लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे. पहले 2 मिनट गो थ्रू करो, फिर ही डाउट्स पूछो. डाउट्स पहले मत पूछो, ठीक है? 2 मिनट लेके फिर डाउट्स पूछो. ऑनलाइन भी सब लोग. बोलो अभी क्या डाउट्स है? ऑनलाइन एक डाउट है सर, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके, तो हमें हर क्वेश्चन में ऐसी ही वर्किंग नोट बनाना होगा. यस, सिंपल. आपको जिस क्वेश्चन में मार्क्स चाहिए आपको बनाना होगा, बाकी इट्स नॉट नेसेसरी. बोलिए नेक्स्ट. यार वर्किंग नोट के लिए ऐसा पूछते हो ना, मेरे को बहुत अजीब लगता है. तो वो आंसर ही कैसे लिखेगा उसके बिना यार? कई बार मेरे को ऐसे लगता है तुमको पता नहीं सिर्फ एफर्ट लेने से क्या दिक्कत है. वर्किंग नोट नहीं बनाएगा, मेरे को पता नंबर्स कहाँ से आएंगे तेरे पास? ऑनेस्टली बताओ. मोस्टली जर्नल ही पूछेंगे, लेजर का इसमें नहीं होता है, बट बैलेंस शीट बनाने को पूछते हैं काफ़ी बार. बोलिए और कुछ डाउट है इसमें? चलूं आगे? ये ठीक है, टाइम पास है.
नेक्स्ट पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब है? हम सामने वाले को शेयर्स इशू कर रहे हैं बट हम उससे सामने पैसा ना लेके कुछ और चीज़ ले रहे हैं। वो और चीज़ क्या हो सकती है? मशीनरी हो सकता है, कई बार किसी का बिजनेस अक्वायर करके शेयर्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे अगर हम किसी से असेट्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? तो सन्ड्री असेट्स टू वेंडर हो जाएगा, असेट बढ़ाने के लिए डेबिट टू वेंडर मतलब क्रेडिटर हो गया एक तरीके का, जिससे हमने असेट खरीदा है उसकी लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। करेक्ट? अगर किसी को पता हो तो इसके बारे में एक रियल लाइफ स्टोरी है। किसी ने तो आई गेस फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट को कुछ चीज़ कोई सर्विस चाहिए थी, तब उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जिससे भी वो सर्विस ली उसको बोला यार तू थोड़े से शेयर्स ले ले कंपनी के, देखी जाएगी, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है। उसने वो शेयर्स ले लिए, लास्ट में उसको हज़ारों करोड़ों रुपए मिले उस शेयर्स के। एट द टाइम ही एग्जिटेड। और वो मतलब कोई बहुत लोअर लेवल का एम्प्लॉई भी नहीं था, मतलब जैसे कोई जैनिटर टाइप इंसान था, आप सोचो ऐसा। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल में वो दिया गया है, जैसे कोई कंपनी आपको लगता है अच्छा करेगी और आप एक मशीनरी के सप्लायर हैं, वो आपको बोलता है मेरे को ये 5 करोड़ की मशीनरी चाहिए, आप बोलते हैं हाँ ठीक है। वो बोलता है बट मेरे पास पैसे नहीं है, आप बोलते हैं हाँ ये बात ठीक नहीं है। वो बोलता है एक काम कर, मैं तेरे को मेरी कंपनी की हिस्सेदारी दे देता हूँ 1%। आप वैल्यू लगाएंगे कि 500 करोड़ की कंपनी का वर्थ है कि नहीं है। 1% दे रहा है 5 करोड़ के बदले, तो 500 करोड़ की वैल्यू हो गई। अगर आपको लगेगा बिजनेस में उतना स्कोप है तो आप ले लेंगे। कल को वो कंपनी लिस्ट हो गई 4-5 हज़ार करोड़ पे, तो आपका भी तो इन्वेस्टमेंट 8-10 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दैट इज हाउ। समझ रहे हैं सब लोग? तो जब हम असेट खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? सन्ड्री असेट का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट और वेंडर नाम की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। ये तो बेसिक एंट्री है, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट जैसी एंट्री है, तो सब जगह सीखी है आपने। करेक्ट? सेकेंड एंट्री क्या है? फॉर टेक ओवर ऑफ। अभी तक मैंने इसके सामने शेयर्स देने की एंट्री सिखाई नहीं है, पहले तो मैं अलग अलग टाइप की परचेज या बिजनेस एक्विजिशन वो सिखा रहा हूं। समझो आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं और परचेज कंसिडरेशन आता है 1,20,000। जैसे मैंने आपको सिखाया या बताया था पास में, जैसे पीवीआर ने सिनेमैक्स एक्वायर किया था, या कोई भी बिजनेस जब दूसरे को एक्वायर करता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू डिसाइड करते हैं हम कितने में एक्वायर करेंगे। तो समझो सिनारियो 1, वी पे मोर देन द नेट वर्थ इज नथिंग बट असेट माइनस। तो समझो हम एक बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं जिसके असेट्स कितने के हैं? 2 लाख। क्या भी वो असेट्स हमारे हो जाएंगे? असेट्स बढ़ जाएगा बढ़ाने के लिए डेबिट, लाइबिलिटीज भी हमारी हो जाएंगी 90,000 बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो 2 लाख माइनस 90,000 असेट, बिजनेस का वर्थ कितना है बच्चों? बट हम कितने में टेक ओवर कर रहे हैं? 1,20,000। तो वो 1,20,000 भी हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 10,000 जो एक्स्ट्रा दिया वो हमारा लॉस हो गया, उस लॉस को हम नाम दे देंगे अभी के लिए गुडविल, कि हमने जो भी एक्स्ट्रा पे किया दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस। सबको समझा? ये एंट्री बहुत लॉजिकल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार रीडिस्कस करता हूँ ये एंट्री, ध्यान से देखिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले तो सबको ये असेट परचेज वाली एंट्री समझी थी, ये तो बहुत बेसिक थी। अभी असेट परचेज के अलावा और क्या टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जहां पे शेयर्स इशू करना पड़े? तो उसमें क्या कैटेगरी आई? टेक ओवर ऑफ बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस कितने में खरीद रहे हैं? बिजनेस के पास कितने के एसेट्स हैं? अब वो एसेट्स किसके हो जाएंगे? तो असेट बढ़ाने के लिए। बिजनेस के पास लाइबिलिटीज कितने की है? वो लाइबिलिटी भी किसकी हो जाएगी? प्लस बिजनेस के करंट ओनर्स को हमें कितना रुपया देना है, वो भी हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 1,10,000 के बिजनेस के लिए हमने 1,20,000 दिया, जो 10,000 एक्स्ट्रा दिया वो हमारे लिए क्या हो गया? गुडविल। लॉस हो गया एक तरीके का, बट वी से वी हैव पेड इट ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। प्लीज बताइए, क्लियर है सबको? हाँ या ना? अगर हम नेटवर्थ से कम पे करें, अगर हम नेटवर्थ से कम पे करें, मतलब असेट्स हैं 2,40,000 के,
लाइबिलिटी है 90,000 की, बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, हम कितने में खरीद रहे हैं, तो 30 का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2,40,000 के असेट्स आपके हो जाएंगे बढ़ाने के लिए डेबिट, हाँ या ना, 90,000 की लाइबिलिटीज आपकी हो जाएगी बढ़ाने के लिए क्रेडिट, 1,20,000 जो ओनर्स को, करंट ओनर्स को पे करना है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 30,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट साइड पे बचा जो इनकम हो गई, उस इनकम को क्या नाम देंगे, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इसलिए देंगे क्योंकि ये डे टू डे में फायदा होता नहीं है, पीएनएल में इसलिए नहीं डालते, कैपिटल रिजर्व में हम वन टाइम आइटम्स कुछ होती है तो उसका प्रॉफिट डालते हैं, सबको समझा। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये वन टाइम ही है ना, डेली डेली कौन बिजनेस अक्वायर करता है, सब लोग बाईजूस थोड़ी ना है ना, बस सबको समझा। ये तीनों एंट्री का एक कॉमन पॉइंट क्या था, सब में वेंडर कितने से क्रेडिट हो रहा था, 1 लाख। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली एंट्री या तो असेट परचेज वाली हो सकती है या तो टेक ओवर वाली हो सकती है, टेक ओवर में या तो गुडविल भी हो सकता है या तो कैपिटल, कुछ भी हो, हमें नेक्स्ट एंट्री अभी शेयर्स से कैसे सेटल करना है वो सीखते हैं, सबको समझा। हर केस में लाइबिलिटी कितने की है, 1 लाख, 1 लाख, सब अग्री करते हैं इससे, जो करंट ओनर्स है उनको कितना रुपया देना है हमें, 1,20,000। अभी वो 1,20,000 देने की एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंपनी पूछते हैं क्या ये इन द क्वेश्चन, नहीं समझा, मेरे को सवाल ही नहीं समझा। सर मतलब अभी जैसे हम अपने कंटेक्स्ट में ये एंट्रीज पास कर रहे हैं ना, तो फिर इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंट्रीज हो सकती है, मतलब सामने हाँ वाले ने यस, कंपनी टेक ओवर करी वैसे। हाँ हाँ पूछते हैं, चलिए। ओके सर। अभी 1,20,000 देना है, वो देने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट पेबल एंड द इशू प्राइस पर शेयर। अगर 1,20,000 रुपए देने हैं और मैं एक शेयर 10 रुपए का देता हूं तो 12,000 शेयर्स हो गए, बट अगर मैं एक शेयर 12 रुपए में इशू करता हूं तो 10,000 शेयर्स हो गए, अरे हाँ या ना। तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है फॉर सेटलमेंट ऑफ सेटलमेंट थ्रू शेयर्स में, सिनेरियो 1, शेयर्स आर इशूड एट पार, 10 रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए में इशू कर रहे हैं, 10 रुपए की, और इशू प्राइस भी कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें इशू करने पड़ेंगे वो होंगे 1,20,000 डिवाइड बाय 10, 12,000 शेयर्स देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे। जब हम शेयर्स देंगे तो हमारे सर से वेंडर नाम की लाइबिलिटी और शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, सब अग्री करते हैं। अरे भाई बहुत इजी है, पहले असेट खरीदा तो मशीनरी टू वेंडर हुआ, वेंडर टू बैंक करने के बदले वेंडर टू शेयर कैपिटल कर दिया, है या ना, सबको समझा। नहीं सुनना है तो जाओ घर, आंख बंद हो गई आपकी पूरी, हाँ हाँ लास्ट बेंच, हाँ हाँ, कोई इसकी तरफ देखेगा तो भी रियलाइज कर सकता है कितनी नींद में, ये तो मुंह धो के आ जा। वेंडर नाम की लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट, शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट, हाँ या ना। अभी कोई बोलेगा सर ये वाली एंट्री जो है ये कौन सी एंट्री के बाद होगी, परचेज ऑफ असेट के बाद, टेक ओवर विद गुडविल या टेक ओवर विद कैपिटल रिजर्व, तीनों में से किसी के भी बाद हो सकती है या ना। पहली एंट्री उन तीनों में से कोई भी एक होगी, दूसरी एंट्री भी इन तीनों में से कोई भी, सब समझ रहे हैं, ठीक है। सबको एट पार वाला समझा, वेंडर की लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट, शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए इजी टफ। अगर हम शेयर इशू करते हैं एट 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का प्रीमियम मिला के कितने में इशू कर रहे हैं, तो हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, है ना। समझो मुझे देखो 1,20,000 रुपए देने हैं, मैं बोलता हूँ ये एक चॉकलेट 12 रुपए की है, तो मेरे को देखो 10,000 चॉकलेट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी हाँ या ना, सबको समझ रहा है। यहाँ पे 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, जब शेयर्स दे देंगे तो वेंडर नाम की लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी, बट कितने से बढ़ेगी, 10,000 पे 10 रुपए, 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा, और जो 20,000 रुपए हमने कम दिए उसको वो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमारी इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट। हमने 1,20,000 की लाइबिलिटी सेटल करी, सामने एक्सेप्ट कितने की करी, 1 लाख की,
तो 20,000 का हमको क्या हो गया फायदा. कोई डाउट इसमें? इजी टफ. थर्ड सिनारियो, यहाँ पे देखिए डिबेंचर्स लिखा है मैंने, देख रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना क्या कर दिया है, प्रोहिबिट. क्या कर दिया है? पहले शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे, अब डिस्काउंट पे फर्स्ट टाइम में इशू कर सकते हैं. बट हमें सीए फाउंडेशन में इशू ऑफ डिबेंचर्स भी एक टॉपिक है. तो ये दो सिनारियोज भी डिबेंचर्स के लिए भी लागू होते हैं. डिबेंचर के लिए जनरली फेस वैल्यू 100 रुपये या 1000 रुपये होती है, या तो 100 या तो जनरली 1000. ठीक है. तो यहाँ पे ये सिनारियो तो डिबेंचर्स में भी क्या आ जाएगा, सेम, बस शेयर कैपिटल वर्ड के बदले क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स. लाइबिलिटी का नाम इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल क्या होएगा बच्चों? सबको समझा? अभी अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, दिस इज, लेट्स से डिबेंचर्स आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू 100 रुपये है, इशू प्राइस कितना है, कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाई 80, 1500. अरे हाँ या ना? जब डिबेंचर्स इशू करेंगे तो वेंडर नाम की लायबिलिटी कितने से पूरा सेटल. डिबेंचर्स नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी. लायबिलिटी बढ़ाने के लिए कितने डिबेंचर्स हैं, इंटू 100 रुपए की फेस वैल्यू, वो भी फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है, तो 1.5 लाख रुपए हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? 30,000 रुपये हमें घाटा हो गया, जो हम कहाँ डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में. सबको समझा? डिबेंचर्स एक प्रकार का लोन होता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं सिखाऊंगा आपको. फिलहाल के लिए आपका फोकस फॉर इशू ऑफ शेयर शुड बी दीज टू फर्स्ट पार्ट्स. थर्ड वाला सिर्फ एक बार एंट्री समझ के रख लेते हैं अपन, कि हम जब डिबेंचर्स करेंगे तो ये पढ़ लेंगे. सबको समझा है? पक्का बताइए. शांति से वापस से मैं एक बार ना एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं बच्चों, कि माइंड में कोई डाउट ना रहे. ये जो 3 एंट्रीज दी थी यहाँ पे, या तो परचेज ऑफ असेट, या तो परचेज ऑफ, या टेक ओवर ऑफ बिजनेस विद गुडविल, या टेक ओवर ऑफ बिजनेस विद कैपिटल रिजर्व, ये तीनों में से कोई भी एक एंट्री पहले होएगी. हमें वेंडर को कितना रुपया देना होगा, 1,20,000. फिर इन दो में से कोई एक एंट्री होएगी जिसमें हम 1,20,000 रुपया सेटल कर देंगे. आया ना? थर्ड एंट्री 12th के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 12th का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन का पार्ट है. हाँ, बट सीए फाउंडेशन में आ जाएगा. सबको समझा? कोई डाउट? हाँ, बट सीए फाउंडेशन में भी शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं. अच्छा, फर्स्ट दो सिनारियो शेयर्स या डिबेंचर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है. जब मैं डिबेंचर सिखाऊंगा तब वो भी सिखाऊंगा. ओके? एनी डाउट्स? इसको शांति से गो थ्रू कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे सब लोग. जब मैं बोल रहा हूँ गो थ्रू करने के लिए, प्लीज गो थ्रू कीजिए ईमानदारी से, टाइम पास मत कीजिए. चलिए स्टार्ट करें. एक छोटा सा पार्ट है, वो डिस्कस करते हैं बिफोर द ब्रेक. ये आपको लेक्चर के बाद ही लिखना है धर्मवीर, पहले ही अनाउंस हो चुका था, आप लेक्चर में बहुत लेट आए थे. चलिए, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स. अभी प्रोमोटर्स बाय डेफिनेशन कौन होते हैं? जो कंपनी का एमओए एओए साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो मैं ऐसा समझ लो, प्रोमोटर्स कौन हो गए? जो इनिशियली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. समझ गए? वो क्या हो गए? प्रोमोटर्स. ओनर्स, मेन सबसे सब्सटैंशियल ओनर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, जिनका भी बड़ा बड़ा स्टेक है, वो सब. जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अभी प्रोमोटर्स क्या करते हैं? देखो, पैसा तो लगाते ही हैं वो कंपनी में, उसके अलावा जैसे अभी क्या है, रिलायंस है. आज रिलायंस में मेरे पास भी शेयर्स हैं, 5 शेयर्स है मेरे पास रिलायंस के. बट मैं कुछ काम करता हूँ क्या रिलायंस के लिए? मुकेश भाई करते हैं क्या? मुकेश भाई को सैलरी भी मिलता है उसका, है ना? इनिशियली भी प्रोमोटर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं बिफोर द कंपनी कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, टू डू ऑल द टाइप्स विद बैंक्स, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रमोट करना, आईपीओ, सब कुछ. वो सारा एफर्ट भी बेचारे कौन लेते हैं?
प्रोमोटर्स। तो काफ़ी बार प्रोमोटर्स को इस काम का हम थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन देते हैं। कॉम्पेंसेशन मतलब पैसा, बट इंस्टेड ऑफ पैसा हम क्या दे देते हैं उनको? शेयर्स। तो अगर प्रोमोटर्स को हम कुछ भी शेयर्स इस काम के लिए फ्री में दे रहे हैं तो एंट्री क्या होएगी? हमारा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ाने के लिए, और ये पैसा किसको देना है? तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। सबको समझा? सिंपल एक्सपेंस की एंट्री हो गई, और जब सेटल करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये छोड़ दो, ये कुछ नहीं। जो नहीं पढ़ाता हूं ना वही देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट मतलब क्या? इनिशियल जब कंपनी स्टार्ट हो रही है उस टाइम से रिलेटेड खर्चे। बट ज्यादा करके हमको उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में भी ना लिख के किस में डेबिट करना होगा? हमेशा गुडविल, क्योंकि जो भी काम वो कर रहे हैं उससे क्या बिल्ड हो रहा है कंपनी का? गुडविल, रेप्यूटेशन, हाँ या ना? वैसे ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए पहली एंट्री कैसा है? उन लोग ने बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड कुछ काम किए, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट करना मतलब स्टार्ट करना, तो इनकॉर्पोरेशन का खर्चा अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर। खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, प्रमोटर को देना है क्रेडिट, हाँ या ना? पे करेंगे तो प्रोमोटर टू बैंक हो जाएगा, बट पे करने के बदले क्या करते हैं? उनको क्या दे देते हैं? तो एंट्री हो गई प्रोमोटर्स टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? इजी। ऐसे ही देयर इज समवन कॉल्ड एज अंडरराइटर्स। कौन होते हैं? किसी को पता है अंडरराइटर्स कौन होते हैं? और नहीं हुआ तो? वेरी गुड, यस। अंडरराइटर्स क्या होते हैं कि जो मतलब सेबी का रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी इशू ला रहे हैं ना, तो उसके अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो गारंटी देते हैं कि अगर आपके शेयर्स मार्केट में नहीं बिके तो हम खरीद लेंगे। उसके लिए उनको क्या मिलता है? कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन। क्या मिलता है? तो जितना भी कमीशन है वो हमारे लिए खर्चा है। खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट टू, उनको पे करना है तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अलग होते हैं, बट वही बैंकर्स ये सर्विसेज भी दे सकते हैं, बट उनका दूसरा नाम होगा, ठीक है? अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट टू, अंडरराइटर्स को पे करना है लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। जब पे करेंगे तो अंडरराइटर्स नाम की लाइबिलिटी, कुछ हिस्सा शेयर्स में देंगे तो वो आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, कुछ कैश में देंगे तो टू बैंक का एसेट कम हो जाएगा। इसको मत देखिए प्लीज, हाँ या ना? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी। प्रोमोटर्स वाला और ये वाला बहुत ज़्यादा इजी है कि नहीं है? एक बार शांति से ये एंट्रीज को गो थ्रू कर लीजिए, फिर आगे जाएंगे। मतलब ब्रेक लेंगे फिर आगे। हाँ यस, सेबी वरना आपको इशू ही नहीं लाने देगा। हाँ बोलिए, जो कट किया है पार्ट वही जानना है आपको, बोलिए। नहीं भाई, वो नहीं लिखना है। जो पार्ट भी मैंने नहीं समझाया ना ये नोट्स रेफर करते हुए, वो मत पढ़िए यार। क्या बोलूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे भी ये पार्ट था, ये पार्ट कुछ नहीं रेलेवेंट है तुम्हारे लिए, ये भी रेलेवेंट नहीं है, ये भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना? अरे सब ऐसे ही करते हैं, जो पार्ट नहीं पढ़ा रहा उस पर ही पूछते रहते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक महापुरुष है, उसका डाउट पूछ रहे जो एंट्री पढ़ाई नहीं है मैंने। ये तू और अथर्व मिलना, आपस में बोलना और कैसे परेशान करे। रुक, तू आइडिया बता, मैं भी बताता। चलो बताओ।
चलो बस 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 बस, क्या हो गया? कुछ जोक है तो मुझे भी बताओ। चलो आगे चलते हैं। एसी बंद कर दिए क्यों? ए भाई ये भी चालू करना। यहाँ पे बहुत सफोकेशन हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए गाइस, अरे बस, अरे मैडम आगे देखो ना यार। शेयर फोरफीचर जिन जिन शेयर्स का किया, जिन जिन शेयर्स को फोरफीट किया, अब जिंदगी में किसी को भूलते हैं तो किसी नए को लाना तो पड़ेगा, है ना? तो पुराने वाले को हटा के उसके रिप्लेसमेंट में किसी को तो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो इसलिए हम उन्हीं शेयर्स को क्या कहते हैं? रीइशू। क्या करते हैं? रीइशू। ठीक है। तो अभी रीइशू का क्या मतलब है? आपने जिनके शेयर्स फोरफिट किए, जिसपे थोड़ा पैसा आपने हड़प भी लिया उनका, अब आप वो शेयर्स, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल उतना ही रहे, तो आप उन शेयर्स को रीइशू करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, समझो कोई शेयर्स है, उस पर हमने कितना रुपया फोरफिट किया है? 3 रुपया। मतलब किसी ने एप्लीकेशन पे शायद 3 रुपया भरा था, हमने हड़प लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। एंटायर 10 रुपीज का फेस वैल्यू वॉज कॉल्ड अप। तो मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद हमने शेयर्स को फोरफिट किया है ना? मैंने जो फोरफीचर का एग्जाम्पल दिया तो उसमें फर्स्ट कॉल के बाद था कि नहीं था? अपन 8 रुपया लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? बट अब मैं एग्जाम्पल में क्या बोल रहा हूं? 10 रुपया। तो मतलब सारे कॉल हो चुके हैं, हमें पता नहीं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जितने भी कॉल थे सारे कॉल हो चुके हैं, हम पूरा 10 रुपया मांग चुके हैं। अब हमने फोरफिट करके कितना रुपया हड़पा है? 3 रुपया। अब ये शेयर्स को हम क्या करना चाहते हैं? रीइशू। क्या करना चाहते हैं? रीइशू में पहला सिनेरियो, हम रीइशू कितने पे करते हैं? पार। पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में। 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में इशू करेंगे तो बैंक का एसेट 10 रुपए से, शेयर कैपिटल का लाइबिलिटी 10 रुपए से बढ़ जाएगा, हाँ या ना? ये तो स्टैंडर्ड एंट्री है कि नहीं है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जो 3 रुपया हमने हड़पा हुआ था, जो कौन से अकाउंट में बैठा था? शेयर फोरफीचर, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर एक टेम्परेरी अकाउंट है। क्या है? एक शेयर फोरफीचर में बैलेंस तभी तक रखा जाता है जब तक वो शेयर्स रीइशू नहीं होते हैं। जिस दिन रीइशू हुए उस दिन वो गेन को कहां ट्रांसफर कर देने का? कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देने का? प्लीज बताइए, सबको समझा है? हाँ या ना? ऑनलाइन वाले भी बताइए इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट। 2 जन ने ही जवाब दिया ऑनलाइन, 3। वापस से, तूने किसी के शेयर्स 10 रुपए का तूने कॉलअप किया था, तूने फोरफिट कर लिए, कैंसिल कर लिए, उस पर तूने 3 रुपया हड़प लिया, दैट इज योर शेयर फोरफीचर। तो जब तूने फोरफिट करने की एंट्री पास की थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपया, टू कॉल्स इन अरियर 7 रुपया, टू शेयर फोरफीचर 3 रुपया, ये एंट्री हुई थी। बता, समझी ये एंट्री फोरफिट करने की? ये एंट्री समझी? हाँ। अब ये जो 3 रुपया है, ये तेरे पास 3 रुपये इनकम पड़ी है इन रिलेशन टू दी शेयर्स, बट ये शेयर तूने 10 रुपए में ही रीइशू कर दिया, तो ये 3 रुपया तूने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। इसमें क्या डिफिकल्ट है? चलिए आगे चलें। अभी अगर 10 का शेयर हम 12 में इशू करते हैं, कितने में इशू करते हैं? तो बैंक में कितना रुपया आएगा? शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितनी आएगी? जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है वो कहां चले जाएगा बच्चों? फिर भी ये 3 रुपया तो वैसे के वैसा ही रह गया। ये 3 रुपया फिर से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कोई डाउट इसमें? शेयर फोरफीचर पास्ट में क्या किया था? क्रेडिट। अभी खत्म करने के लिए क्या किया? और 2 कहां कर दिया? कैपिटल रिजर्व। 2 कहां कर दिया? सबको समझा? पक्का? अगर रीइशू पार पे किया तो क्या होएगा? रीइशू प्रीमियम पे किया तो क्या होएगा? अभी थर्ड सिनेरियो, रीइशू किस पे किया? 10 रुपए का शेयर लेट से 9 रुपए में रीइशू किया। कितने में रीइशू किया? कितने में रीइशू किया? तो बैंक में कितना रुपया आएगा? बस शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने की आएगी? 1 रुपया जो हमने कम लिया वो डिस्काउंट का हमारा खर्चा हो गया।
बट हम उसको डिस्काउंट के खर्चे में लिखने की बजाय कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं? 1 रुपया। क्यों डेबिट करते हैं? उसमें हम बोलेंगे यही शेयर से रिलेटेड 3 रुपया कमाया था, तो अब लॉस हो रहा है, तो अलग से खर्चा दिखाने की बजाय उसी में सेट ऑफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो वो जो इनकम है 3 रुपए से थोड़ी कितने से कम हो जाएगी अभी? अब कितनी बची? 2 रुपया कहां ट्रांसफर कर देंगे? इजी टफ। मैंने किसी शेयर पे 3 रुपए हड़पे, कितने रुपए हड़पे? अगर वो शेयर में पार या प्रीमियम में रीइश्यू करता हूं तो हमें वो जो 3 रुपए हड़पे है वो इनकम वैसी की वैसी रह जाएगी, उसको यूज करना, तो वो 3 रुपया पूरा कहां ट्रांसफर होएगा? कैपिटल रिजर्व में। अगर डिस्काउंट में इशू करते तो एक खर्चा होएगा उन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट, तो वो खर्चे को सीधा इस इनकम से सेट ऑफ करेंगे। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग डिस्काउंट वी हैव डेबिटेड, और फिर फोरफीचर 1 रुपए से कम हो गया, बचा हुआ 2 रुपया कहां ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में। एक्ट ये भी कहती है कि आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ना बच्चों, शुड नॉट एक्सीड योर शेयर फोरफीचर का अमाउंट। तो जितना आपने हड़पा है 3 रुपया ना मुन्ना ना, 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट आप, तो यहां पे इश्यू प्राइस लोएस्ट कितना हो सकता है? 7। तो फिर इन दैट केस कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होएगा? समझ रहे हैं? लॉस हो सकता है क्या फर्दर? नहीं, अलाउड नहीं है। सबको समझा? कोई बोलेगा सर अभी जो आपने बोला था डिस्काउंट पे इशू ही नहीं कर सकते, मैंने क्या कहा था? जब फर्स्ट टाइम इशू करते हैं तब डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, री इशू में डिस्काउंट देना अलाउड है, बट सिर्फ कितना? शेयर फॉर फीचर जितना, उससे ज्यादा नहीं। प्लीज बताइए सबको समझा है? कोई डाउट यहां तक? इस पे और भी चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी, ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए पहले, यहां तक समझा है क्या आपको? कौन था यहां से यस सर बोल रहे हैं? कोई तो ऐसा ऐसे जब मैं समझा वर्ड बोल सुनता है यस सर, अक्कल ही नहीं लगाता, ऑनलाइन से पूछ रहे हैं ऑफलाइन से पूछ रहे हैं। कौन था यहाँ पे यस सर? हाँ अरे यार पूरा एक टाइम में ही कर रहे हैं ना, पर उस बंदे को थोड़ी ना कर रहे, किसी और को कर रहे, तो रीइश्यू होएगा ही नहीं ना। ये तो एंट्री तभी पड़ेगी ना जब कोई पैसा देगा। इसमें कैसे डिफॉल्ट करेगा? तूने बोला मैं पैसे भर रहा हूँ, नहीं भरेगा तो मैं एंट्री नहीं पास करूंगा। मतलब मेरे को तो इतना प्यारा थोड़ी ना कि तूने बोला और मैं एंट्री पास कर दूंगा। आई विल वेट फॉर द मनी टू हिट माई बैंक अकाउंट, राइट? इसमें थोड़ी ना इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, और करेगा तो एक और बार फॉरफिट करेंगे, 2 बार भी तो धोखा मिल सकता है ना लाइफ में। तूने इमीडिएट यस क्यों बोला? 2 बार भी तो धोखा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? एक और बार फॉरफिट करेंगे, आगे तो बढ़ते रहना चाहिए ना। हाँ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बार बार ऐसे? मतलब सॉरी, चलो गाइस आगे चलते हैं। क्या हुआ? क्या डिस्कस कर रहे हो तुम लोग? चलिए आगे चलते हैं, कुछ डाउट से तो पूछिए प्लीज। अब यहां पे एक और चीज होती है, प्रोपोर्शनेट यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या बोला मैंने? ठीक है, क्या बोल शेयर फॉर फीचर। समझो हमने 50 शेयर्स किसी के फॉरफिट किए। कितने फॉरफिट किए? और उन 50 शेयर्स पे हमने 150 रुपीज फॉरफिट किया 3 रुपीज के हिसाब से, है ना? अभी जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे थे कि रीइशू करते टाइम पैसे ही नहीं दिए, ये वाला प्रॉब्लम से ज़्यादा ऐसा होएगा कि आपको गारंटी नहीं है कि आपको 50 शेयर्स का ही नया बायर मिल जाएगा। समझो आपको 20 शेयर्स का बायर मिलता है। कितने का बायर मिलता है? तो 20 शेयर्स पे कितना शेयर फॉर फीचर अवेलेबल होगा फॉर यूज? द मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन गिव ऑन 20 शेयर्स विल नॉट बी 150, राइट? दैट इज अवेलेबल फॉर हाउ मेनी शेयर्स? तो यहां पे कितना आ जाएगा?
तो अब मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं 60। लेट्स से मैंने ये 20 शेयर्स पहले रीइशू कर दिए। कितने रीइशू कर दिए एट 9 रुपीज। तो मेरे को बैंक में कितना आएगा बच्चों 180। 20 रुपीज शेयर फॉर फीचर में डेबिट हो जाएगा और 200 कहां क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल में। डू यू गाइस एग्री? अरे हाँ है ना। फिर मुझे ये बताओ शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा 20, 40, 60, 80 सब बोल दो। एक कुछ लोग ऐसे ऑड इवन वाला ले लो, कुछ ये 135 वाले। हाँ 40 होएगा ना यार। अवेलेबल कितना है फॉर, तो वो 20 शेयर्स की बात करो। वो 20 शेयर्स में से 60 में से 20 यूटिलाइज हो गया तो 40 कहां ट्रांसफर होएगा कैपिटल रिजर्व। कोई बोलेगा सर क्यों हमारे पास तो 150 था, बाकी 30 शेयर्स अभी तक रीइशू हुए। जिस दिन वो रीइशू होंगे 150 में से 20 यूज हुआ, 40 ट्रांसफर किया, कितना बचा? ये 90 रुपया शेयर फॉर फीचर में ही रहेगा जब तक बचे हुए 30 शेयर्स भी रीइशू होते। ये इनकी विदाई का वेट करेगा, फिर ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगर कुछ यूटिलाइज हो गया तो अलग बात, बचा हुआ कहां चले जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इजी टफ सबको समझा? पक्का? प्रोपोर्शनेट यूटिलाइजेशन ऑफ, क्या बोला था मैंने, शेयर फॉर फीचर। इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं हम सारे रीइशू कर रहे, तो हम सारा का सारा शेयर फॉर फीचर यूटिलाइज भी कर सकते, ईदर टू गिव डिस्काउंट और टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अगर 50 शेयर्स पे 150 रुपया फॉरफिट किया है, अभी मैं 20 रीइशू कर रहा हूं, तो मेरे पास 60 रुपया ही अवेलेबल है। चाहे उस पे से डिस्काउंट दूं, चाहे कहां ट्रांसफर करूं कैपिटल रिजर्व। समझो उसमें से 20 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 40। कोई डाउट? कभी कभार तो ऐसा भी होता है, सम्स में करेंगे, वो अभी तो नहीं कराऊंगा, कि 2 जन के शेयर्स फॉरफिट किए हैं। हाँ, तो एक जन का फॉरफीचर का अमाउंट अलग है, एक जन का फॉरफीचर का अमाउंट अलग है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा आप कौन से शेयर्स रीइशू कर रहे हैं पहले। होता है वो सब कॉम्प्लिकेशन, आगे सीखेंगे, नॉट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना जरूरी था। सबको समझा? नेक्स्ट, लास्ट पार्ट फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट, थियरी पर्सपेक्टिव से। फिर आपको जाना नहीं है कभी भी ना। लास्ट पार्ट अगर मैं कहूं, उस पर किसी ने बैग किया, बुक बंद करने की आवाज की है, तो मार खाने की भी आवाज साइड बाय साइड आ सकती है। यहां पे समझिए अलग अलग शेयर कैपिटल के क्या नाम है वो देख लेते हैं। मतलब क्या चीज होती है आपको बताता हूं। सबसे पहले टॉप पे यहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऑथोराइज्ड या शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? कोई भी कंपनी जितने शेयर्स मैक्सिमम इशू करने की आरओसी से परमिशन लेती है, आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, से परमिशन लेती है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। सबको समझा? दिस दे हैव टेकन परमिशन। जरूरी नहीं है वो आज इतना ही इशू करेंगे। अभी जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, हमने परमिशन ले लिए 5 लाख के शेयर्स की, बट हमने इशू किए सिर्फ 1,80,000 के फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। क्यों हम लोग ने ज्यादा की ले ली? क्योंकि वरना क्या होता है, वो फॉर्म बार बार फाइल करना पड़ता है। और स्टार्टअप तो क्या होता है, बार बार शेयर्स इशू करते रहते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार में ही परमिशन 5 लाख का ले लिया, अभी वो बार बार फॉर्म ऑथोराइज शेयर कैपिटल रिवाइज करने का फाइल करना पड़ता नहीं है। सबको समझा? ऑथोराइज में से अभी समझो ऑथोराइज 1000 रुपए कितना है, इसमें से जितना आप आज इशू करेंगे वो क्या हो जाएगा, और जो नहीं इशू किया वो क्या हो गया। लेट्स से वी आर इशूइंग, तो इशूड शेयर कैपिटल 600 हो गया। इतने का हम प्रोस्पेक्टस लाएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे और लोगों को बोलेंगे 600 रुपए के शेयर्स आप खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर? इसमें से कुछ शेयर सब्सक्राइब होंगे, कुछ नहीं सब्सक्राइब होंगे। जो सब्सक्राइब हुए वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जो नहीं सब्सक्राइब हुए वो क्या हो गया,
अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल. एनी डिफिकल्टी सो फार? हाँ है ना? हाँ. जो 500 सब्सक्राइब हुआ है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट वो है. अरे ये क्या है, मैं पेंसिल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये चमत्कार. 500 रुपए का सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है. अभी उसमें से हम धीरे धीरे करके पैसा मंगाना चालू करेंगे. जितना हम मंगा चुके उसे क्या कहेंगे, और जितना मंगाना बाकी है उसे क्या कहेंगे. समझे सब? समझो एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट का मंगा लिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होना बाकी है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्ड में आ जाएगा और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अर्न्ड कॉल में आ जाएगा. हाँ है ना? सब्सक्राइब एंड एप्लीकेशन को सेम ही समझ रहे हैं क्या? नहीं. एप्लीकेशंस कितनी आती हैं वो रहती है. सब्सक्राइब मतलब, हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सब्सक्राइब और एप्लीकेशन सेम हो गया, करेक्ट, सॉरी. ये सबको समझा? 500 रुपए हमको लेने थे, उसमें से 300 हमने मांग चुके हैं अभी तक और 200 हमने अभी तक मांगे. जो 300 मांगे उसमें से सब लोग भर देंगे क्या? कुछ लोग तो निकम्मे रहेंगे. तो लेट्स से 294 आया है, 6 रुपये अभी भी आना. जो आ गया उसको क्या कहते हैं, और जो आना बाकी है उसको क्या कहते हैं? ड्यू हो गया बट नहीं भरा तो किस में चले गया? कॉल्स एंड अरियर्स. इजी टफ. जो अनकॉल्ड है 200, उसमें से एक पार्ट होता है, ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप समझ में नहीं देखेंगे. तो रिजर्व कैपिटल 50 रुपए. अभी 500 में से लेट्स से 10%, 500 में से कंपनी ने क्या बोला है, 50 रुपए हम तभी मांगेंगे अगर कंपनी बंद होने की सिचुएशन आएगी. इन केस ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ, ये रिजर्व कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व नहीं है. कैपिटल रिजर्व क्या होता है? गेन होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है. ये रिजर्व कैपिटल है. रिजर्व कैपिटल मतलब हमको ये पैसा लेना है बट हमने बोला अभी मत दो, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम, आप समझ रहे हो, शेयर होल्डर्स ने कमिट तो 500 रुपया किया था ना, बट हम क्या बोल रहे हैं, उसमें से 50 रुपया हम एक बार के लिए रहने देते हैं, अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगे. और वो भी कब मांगेंगे? इन केस ऑफ, अगर कंपनी बंद हो रही है और कुछ कर्जदारों को पैसा नहीं दे पा रहे तभी मांगेंगे, वरना हम ये मांगने वाले सरवाना समझ लो. और बैलेंस 150 अदर्स में आ गया. ठीक है. एक बच्चे का सवाल है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो ये चार्ट में कैसे बन जाएगा. समझो 600 तुम इशू करना चाहते हो, एप्लीकेशन 800 का भी आता है, तो भी सब्सक्राइब तो यहाँ पे 600 ही आएगा कि नहीं आएगा? 600 से ज्यादा तो सब्सक्राइब हो ही नहीं सकता ना, तो यहाँ पे 600 आएगा और फिर आगे वैसे वैसे डिवाइड होते जाएगा. क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स. इजी टफ, ये आपको सिर्फ थियरी के लिए काम आता है. बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में आपको ये सारे दिखाने होते हैं. दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट वी शो. सबको समझा? शांति से गो थ्रू करेंगे बचा हुआ पार्ट जो भी अभी मैंने सिखाया. प्लीज सब लोग शांति से गो थ्रू कीजिए. मैं कोशिश कर रहा था आपको एक एक्चुअल शेड्यूल दिखा दूं, बट मे बी विल डू इट नेक्स्ट टाइम. नो वरीज. एक सेकेंड में आया. चलिए गाइस, यहाँ पे देखिए, सब लोग एक बार स्क्रीन की तरफ देखेंगे. सबको नजर आ रहा है ये? तो ये शेयर कैपिटल का शेड्यूल है रिलायंस का. ठीक है. जस्ट टू शो यू शेड्यूल या नोट क्या होता है, पहले वो भी समझ लो. तो हम जितनी भी आइटम्स बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में देते हैं, लाइन आइटम्स, उनका सबका एक एक डिटेल्ड नोट बनाते हैं टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. ठीक है. तो वैसे ही शेयर कैपिटल से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है. तो देखो उसने सबसे पहले क्या लिखा, ऑथोराइज में उसके पास कितनी कैटेगरीज है? 2. एक इक्विटी शेयर्स और एक, ये कितना है? 14 और 9 0, 1400 करोड़ है कि नहीं है? हाँ है ना? और 10 रुपए का है. आज सोचो रिलायंस का एक 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर मार्केट में 1450 रुपए पे ट्रेड हो रहा है. तो उतना सारा उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है, अगर वो आज इशू करे तो.
1400 करोड़ इंटू 10, 14,000 करोड़ हो गया। ये देखो ऊपर इन क्रोज है कि नहीं है, और ये पिछले साल भी सेम था, और ये प्रेफरेंस शेयर्स। ये 15,000 और 15,000 कोई एक्चुअल लायबिलिटी है क्या? ये सिर्फ उनके पास परमिशन है। उसमें से एक्चुअली कितना इशू किया हुआ है उन्होंने? 6766, समझ रहे हैं? और यही उनकी एक्चुअल लायबिलिटी भी है, उतने उसमें पूरा पैसा भर चुके हैं, कोई भी अनपेड कॉल्स नहीं है। सबको समझ रहा है? आई गेस कुछ है अनपेड कॉल्स, उसका अमाउंट क्यों नहीं दिख रहा है? The company had issued on rights basis in accordance, ठीक है। देखो इसमें भी फर्स्ट कॉल वॉल किया है, इसमें कुछ मई 21 है, तो ये लोग ने किसी को तो राइट्स इशू किया था इतने शेयर्स का, बस उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या सारी स्टोरी थी। समझ रहे हैं सब लोग? इस तरीके से प्रेजेंट होता है, देखा आपने? मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे ये दिखा के कि काफ़ी बच्चों के माइंड में क्या होता है, अरे अभी क्या है, फाउंडेशन में कुछ भी टाइम पास कर सकते हैं, इंटर में कुछ भी टाइम पास कर सकते हैं, फाइनल मेन है। यस, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट जिसमें ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। क्या है? एनुअल रिपोर्ट में एज अ सीए, अगर आप किसी सीए फर्म में काम कर रहे हैं, समझो आप कल को केपीएमजी, डेलॉइट, यहाँ पे रिलायंस के लिए ऑडिटर्स है डेलॉइट। डेलॉइट का नाम सुना है? तो बिग 4 में से एक डेलॉइट है। तो अगर आप डेलॉइट में काम कर रहे हो, उधर से आप रिलायंस की ऑडिट पे हैं, तो हो सकता है शेयर कैपिटल एरिया आप संभाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा जाएगा वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और जो आप डिसाइड करेंगे इवेंचुअली, ऑब्वियसली रिव्यू भी होगा आपके मैनेजर से, पार्टनर से, वो हज़ारों करोड़ों लोग पढ़ेंगे एज इंफॉर्मेशन फॉर एनालाइजिंग वेदर रिलायंस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दैट इज़ हाउ मच इट मैटर्स। इसमें सीए का क्या काम है? इसमें सारा काम सीए का ही है। यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखना है, वो जो जैसे अभी तुमको एक बेसिक बताऊँ तो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें आती है, वो या तो वो किसी ना किसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के तहत आती है। तो जैसे कोई इंड एस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें कुछ मेंशन किया है कि क्या लिखना चाहिए, तो वो प्रेजेंटेशन में आता है। या शेड्यूल 3 में लिखा है कुछ, तो उसके बारे में आता है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आप ही ना अपने करिकुलम में, तो वो नॉलेज तो आप ही रखते हैं ना कि क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको बना के देगी, बट एज ऑडिटर आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, और कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अभी जैसे मैं एक कंपनी की ऑडिट करता था, नो नेम बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं, तो हम लोगों के हिसाब से 2 शेड्यूल उनको रेवेन्यू में और देने चाहिए थे कि रेवेन्यू में ये एक इन्फॉर्मेशन और ये एक इन्फॉर्मेशन हमने बोला आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डाली है। अब क्लाइंट बोलता है नहीं डालनी है, हमको नहीं डिस्क्लोज करना है, तो फिर हम लेके जाते हैं कि ये देखो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी है और ये डिस्क्लोज करना अति आवश्यक है, नहीं डिस्क्लोज करोगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। और वो बोलेगा फिर भी हमको नहीं करना, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट में हम लिख देंगे कि सब कुछ सही है एक्सेप्ट रेवेन्यू में डिस्क्लोजर्स मिसिंग है जो नहीं डाले जा रहे। जैसे ही क्वालिफिकेशन आता है, देखो डिस्क्लोजर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं देता है, जनरली दोनों में से एक साइड पे मान जाते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी बात हो गई, आप समझ रहे हैं? आगे चल के आप पढ़ेंगे तब आपको समझेगा कि ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करना मतलब आप एक तरीके से बोल रहे कि भरोसा कम है मेरे को इस पे। लिस्टेड कंपनीज के लिए तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए ऐसी सब चीज़ें होती है, तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आप लोगों का सबसे बेसिक ब्रेड एंड बटर वाला काम है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता एज ऑफ टुडे, ये अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ सीएस के पास वो अथॉरिटी है, समझ रहे हैं? तो ये पूरे, ये जितना भी एनुअल रिपोर्ट का ये वाला पार्ट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट, वो पूरा का ये देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ा, एनेक्शर बी टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एनेक्शर ए, और ये रही आपकी ऑडिट रिपोर्ट, देख रहे हैं? उसमें की ऑडिट मैटर भी देता है कि क्या क्या चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लग रही है, और ये सब एनालाइज करके
यहाँ पे देखो कंक्लूजन देता है, ये देखो क्या क्या कि जो 143(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट में बोला गया उसके हिसाब से हमने सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी है, सब कुछ ठीक है, हमको मिला है सब कुछ, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए हैं, ये सब सही से बनाया गया है, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कंप्लाई विद द NDA स्पेसिफाइड। देख रहे हैं एक एक चीज़ पे आपको रिपोर्ट करना है कि जो जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उससे कंपनी ने कंप्लाई करा है या नहीं, वरना एक जगह पे आप डाल दीजिए नहीं कर रहा है, रोना आ जाएगा सामने वाले को। मजाक नहीं कर रहा, दिस वुड बी वेरी सिवियर, ठीक है। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट योर वर्क वुड बी। आप सोचो ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, मतलब आज से 7-8 साल पहले आप जैसे ही कुछ बच्चे होंगे जो किसी क्लासरूम में बैठ के फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, CPT के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो क्वालिफाई होके, या आज इंटर्न्स भी होंगे कुछ जो डेलॉइट में बैठ के इसी पे काम कर रहे होंगे, या चतुर्वेदी एंड शाह में बैठ के काम कर रहे होंगे, उनके ही सबके एफर्ट्स के साथ ये मिलके बनता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कुड बी वन ऑफ दोज, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ ये एक ही फील्ड है स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट दिस इज सबसे पहला फील्ड। अगर आप मेरे को बोलोगे CA के लिए क्या है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर टैक्सेशन, फिर फाइनेंस में तो आप जितना चाहे ऑप्शंस हैं आपको करने के, एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। सबको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हाउ योर वर्क इज सो रेलेवेंट, ठीक है। गो थ्रू करो प्लीज, डाउट्स कुछ रहेंगे तो बताओ। ये देखो मेन ओपिनियन का स्टेटमेंट आपका ये रहा, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन का जो पैराग्राफ है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act in the manner so required and give a true and fair view, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है, देखो नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट, बट कोई भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगा तो उसको कंपनी की हालत समझ जाएगी, अच्छी बुरी जो भी है, समझ रहे हो। दिस इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सबको समझा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वापस से बोल रहा हूँ बना के मैनेजमेंट देती है, आप रिव्यू करते हैं और चेंजेस करवाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट आप खुद बना के देते हैं, ठीक है। चलिए अभी ये छोड़िए, अभी आप इशो शेयर्स बहुत दूर की बातें, पहले तो जिंदगी एकदम भूल के 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 साल रह गए क्या तुम्हारे फाइनल के लिए? 5। 1 साल में फाउंडेशन, उसके बाद 1 साल में इंटर, और 2 साल की इंटर्नशिप, और फिर 8-9 महीने की स्टडी लीव के बाद फाइनल। करेक्ट? सही जा रहा हूँ? अगर सब सही चलते रहा तो तुम मई 26 में फाउंडेशन दोगे, मई 27 में इंटर, सही बोल रहा हूँ ना? मई 27 में आएगा ना, फिर 28-29, मई 30 या जैन 30 में तुम्हारा फाइनल आएगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? तो 2030 में तुम CA बन सकते हो एट द अर्लीएस्ट। करेक्ट? और बाकी लेट तो कितना भी कर सकते हैं, दैट इज तो एन ऑप्शन यू कैन डू, और मतलब नहीं भी बनना वो भी एक ऑप्शन है, बट आई वुड रिकमेंड 2030 में वो एक पार्टी होनी चाहिए कि भाई CA बन गए, और एक मुझे मैसेज आना ही चाहिए सर हम CA बन गए, है ना? हो पाएगा? इसमें भी हानि बोल रहे। चलो इश्यू शेयर्स पढ़ो, चलो। नहीं, ऑनलाइन वालों को मैं बता दूं, मैं कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ गाइस, आप लोग नोट्स भी लिखना चाहे पढ़ पढ़ के लिख सकते हैं। देयर इज नो अनाउंसमेंट और नथिंग पेंडिंग फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, ठीक है ना? मैं इनफैक्ट वीडियो भी स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग।